पैसा कमाना है तो जॉब से तो कमा नहीं सकती इतना, तो ये था कि बिजनेस में जाना है। अब बिजनेस में कैसे जाएं, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर थे। तो जब मैंने R&D करना स्टार्ट किया तो मतलब कुछ भी नहीं पता कि कंपनी कैसे रजिस्टर्ड करवानी है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से मतलब ट्रेडमार्क कैसे लेना है, कुछ भी नहीं पता। तो मैंने R&D करना स्टार्ट किया तो मेरे पास काफ़ी सारा डेटा आ गया। तो मेरे जो कॉलेज के HOD हैं वो बोलते हैं यार इसको चैनलाइज कर लो तो ये किसी और के काम में आ जाएगा। तो मैंने अपनी फर्स्ट बुक लिखी, हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस इन इंडिया। जैसे कि आपने बताया कि फादर आपके फार्मर हैं, सो घर में बिजनेस वाला कोई माहौल नहीं था, तो जब आप बिजनेस करना है ये डिसीजन किसी को बताते हैं तो उस टाइम का रिएक्शन क्या होता है? बिकॉज सबसे पहले तो नेगेटिविटी आता है कि बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा इंजीनियरिंग, उसके बाद तो अच्छा नौकरी करेगा, बस यही समझते हैं घर वाले। जब भी बिजनेस के बारे में बात करो तो देयर इज़ अ रिस्क इन्वॉल्व ऑलवेज, और पेरेंट्स हमेशा घबराते हैं रिस्क लेने से कि बच्चे तो रिस्क ना लें, किसी जगह पे सेटल हो जाए। सो हाउ वाज दैट काइंड ऑफ फेज? तो फाइनली ये देखा मैंने कि चाहे आज बिजनेस स्टार्ट करूं या 5 साल बाद, पैसे दोनों दिन अरेंज करने पड़ेंगे। तो क्यों ना मैं अभी अरेंज करूं या अभी रिस्क लूं, क्योंकि अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी है। पेरेंट्स, घर में अच्छी खासी ज़मीन है तो घर वालों को तो प्रॉब्लम है नहीं, रोटी की कमा खा रहे हैं। तो मैं अभी रिस्क ले लेता हूँ, क्योंकि बाद में अगर मैंने शादी करने के बाद या कुछ रिस्क लेना रहा तो थोड़ा सा टफ रहेगा। क्योंकि दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। तो मैंने उस टाइम पे बिजनेस में जाना प्रेफर किया। हाँ, पेरेंट्स का था, बट पेरेंट्स का ये भी था कि पता नहीं क्यों बचपन से उन्हें एक मतलब भरोसा रहा है अपने पे कि बेटा जो भी करेगा वो अच्छा करेगा, और अभी तक अच्छा किया है। आप एक एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो बिजनेस आप एक करते हैं वो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। जो नेशनल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके बहुत सारे स्कीम्स होते हैं किसानों के लिए, और बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं किसानों की तरफ से, जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ चैनल्स में। सो एक्चुअल स्टोरी अगर आप देखें एज ए किसान के नज़रिए से, सो इज एग्रीकल्चर सेक्टर इज ग्रोइंग इन द कंट्री, इन द स्टेट, व्हाट यू सी? ग्रोइंग तो है, क्योंकि अगर मैं रेट से ही देखूं जो क्रॉप्स की थी आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले, और अभी तो डिफरेंस तो है रेट्स के उसमें। हाँ, प्रोडक्शन तो मुझे नहीं लगता कि मतलब बढ़ा हो, क्योंकि प्रोडक्शन तो मुझे उसके सबसे बड़ा चैलेंज ये कि जो किसान, जो मतलब एंड यूजर मतलब किसान है, और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, एक्चुअल में वो स्कीम्स वहाँ तक पहुँचाने वाला कोई नहीं है। एकेडमिक्स के लोग हैं तो उन्होंने स्कीम्स बना दी, ऊपर से फरमान जारी कर दिया, नीचे एग्जीक्यूट कौन करवाए? किसान MP में देखें तो ज़्यादातर अनपढ़ किसान हैं। मतलब मेरे फादर भी एक मतलब अनपढ़ हैं, उनको कुछ भी नहीं पता कि क्या चल रहा है, कौन सी स्कीम चल रही है। जो सरपंच हैं या जो सचिव हैं, ये जो जितना बता दें, और वो भी वो बताते हैं जिसमें उनका फ़ायदा होता है। तो मतलब किसानों तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाती है, जितनी भी स्कीम्स हैं। वो कुछ बड़ी बड़ी स्कीम्स ऐसी पहुंच जाए तो पहुंच जाए, नहीं तो उनको नहीं मिलता बेनिफिट। Hi, this is Indranil and welcome back to our channel, The Spotlight Beyond Profession. Today in our channel, we are having a podcast with Mr. Raghuraj Singh. Mr. Raghuraj Singh has created multiple businesses and presently also operates one network by the name of Open Network. Through this network, he is trying to help the entrepreneurs of different sectors to help each other. And in this podcast, we will try to understand more about his journey and how he has created the businesses and the ups and downs in his life and in the business field as well. So before entering into this podcast, I would like to request you to subscribe our channel, The Spotlight Beyond Profession, so that you can have all the updates from our end. And also subscribe our business news channel by the name of The Spotlight News, where we cover business news Monday to Friday. So please watch this entire podcast and subscribe these channels. So first of all, thank you very much for giving us your time and welcome to our channel, The Spotlight Beyond Profession. We named this channel as The Spotlight Beyond Profession because in this entire podcast, we will try to understand more about your journey rather than your professional things. Because आपके प्रोफेशन के वजह से तो बहुत लोग आपको जानते होंगे,
बट जब आपकी रियल जर्नी के बारे में लोग जानते हैं तो लोगों का परसेप्शन चेंज हो जाता है. So before I deep dive into this podcast, I have two disclaimer. First disclaimer is that my name is Indranil, so I am a Bengali. So whenever I'll try speak in Hindi, you can laugh at me. I don't mind because मेरी language ऐसे हैं. And secondly, in this entire podcast, if I'll ask anything and if you don't want to address or don't want to answer, you just say no. There is nothing like avoiding. कुछ avoid करने की ज़रूरत नहीं है because our podcast is completely uncensored, unscripted and unfiltered. So थोड़ा सा जब हम शुरू करें तो एक बार अगर हमारे व्यूअर के लिए अपने बारे में थोड़ा सा एक बार बताएं कि कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई थी, बेसिकली आप कहाँ से हैं और इनिशियल कैसे आप इस शहर तक पहुँचे एंड जो भी आप करना शुरू किए उसके बारे में अगर थोड़ा सा ब्रीफ हमें बता दें सो इट विल बी बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर द व्यूअर्स. Okay. My name is Raghuraj Singh and I am from Khajuraho near मतलब डिस्ट्रिक्ट छतरपुर MP. एंड मैं तो वैसे इंजीनियरिंग के लिए इंदौर आया था 2008 में. बट ये बचपन से डिसाइडेड था कि जॉब नहीं करनी है. पता नहीं क्यों, मतलब मुझे तीसरी क्लास से कंफर्म था कि मैं जॉब तो नहीं करूँगा. हाँ, पहले मैं साइंटिस्ट ज़रूर बनना चाह रहा था क्योंकि मेरी फैमिली में साइंटिस्ट हैं. मतलब ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड के टॉप 10 साइंटिस्ट में से एक भी हैं मेरी फैमिली से. तो साइंटिस्ट बनने का था. बट इंजीनियरिंग के 2 सेमेस्टर में ही ये हो गया कि नहीं यार, पहले बिजनेसमैन बनना है, इसके बाद साइंटिस्ट बनना है और देखेंगे साइंटिस्ट हायर कर लेंगे अगर नहीं बने तो. वो ये कि देखा कि सब लोग पैसे के लिए, या कोई भी कंपनी है पैसे के लिए ही काम कर रही है, साइंटिस्ट भी पैसे के लिए ही काम कर रहा है. कोई रिसर्च करनी है तो भी पैसा चाहिए. और या तो फिर किसी इंडिया में अगर साइंटिस्ट आप बन रहे हो तो मतलब जो आपके सीनियर हैं वो मतलब पता नहीं जीने नहीं देते, ऐसा मैंने सुना है. तो इसलिए सबसे पहले ही वो पैसा कमाना है. पैसा कमाना है तो जॉब से तो कमा नहीं सकती इतना, तो ये था कि बिजनेस में जाना है. अब बिजनेस में कैसे जाएं? फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर थे. जो फादर हैं मेरे वो एक फार्मर हैं. तो सबसे पहले मैंने और ये बात है 2013 की, मतलब तब स्टार्टअप शब्द नहीं चलता था, मतलब मार्केट में था ही नहीं. हाँ जी. तो जब मैंने R&D करना स्टार्ट किया तो मतलब कुछ भी नहीं पता कि कंपनी कैसे रजिस्टर्ड करवानी है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से मतलब ट्रेडमार्क कैसे लेना है, कुछ भी नहीं पता. तो मैंने R&D करना स्टार्ट किया तो मेरे पास काफ़ी सारा डेटा आ गया. तो मेरे जो कॉलेज के HOD हैं वो बोलते हैं यार इसको चैनलाइज कर लो तो ये किसी और के काम में आ जाएगा. तब मैंने अपनी फर्स्ट बुक लिखी, हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस इन इंडिया, क्योंकि अभी भी अमेजॉन में है. बट बहुत कुछ चेंज हो चुका है क्योंकि तब वैट होता था, अब GST आ गया है और मैंने अपडेट नहीं किया उसके बाद क्योंकि बुक इंडस्ट्री में पैसा नहीं है. तो जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई. इसके बाद कुछ फ्रेंड्स मिले, वो फूड इंडस्ट्री, क्योंकि इंदौर फूड हब था तो फूड इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे थे. और सेकंड क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक बार रिस्क ले सकते हैं लेकिन दूसरी बार नहीं ले सकते. तो ये हुआ कि पहले फूड से पैसा बनाते हैं, इसके बाद देखते हैं कि टेक्नोलॉजी में कैसे जाएं, क्योंकि टेक्नोलॉजी उस टाइम पे बहुत मतलब तेज़ी से चेंज हो रही थी. तो हम रिस्क नहीं ले सकते थे कि हम कुछ करें और 2 महीने बाद कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई और सब खत्म, चाहे वो रोबोटिक्स में हो. वैसे मैं बता दूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मेरी B.Tech है. 2012 पास आउट हूँ. तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई एंड फूड इंडस्ट्री में हमने काम करने की कोशिश की. काफ़ी कुछ कमाया, कम गवाया ज़्यादा, क्योंकि सीखने में टाइम लगा थोड़ा सा और हमें नहीं पता था कि मतलब जितना पॉकेट में पैसा है उसका मतलब आधा खर्च करके चलो, आधा पॉकेट में लेके चलो. हमने पूरा डाला मार्केट में और पता चला कि उसमें प्रॉब्लम्स हुई. ये कौन से साल में आपने ये काम शुरू किया था और हाउ यू फाउंड कि फूड इंडस्ट्री में पैसे बना सकते हैं? हमने देखा कि इंडिया में जो फूड ब्रांड्स हैं इंडियन, CCD के अलावा हमें नहीं दिखा कि कोई इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं. तो हमें लगा कि हम क्यों ना मतलब एक अच्छा ब्रांड बनाने की कोशिश करें. तो 2013 में ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था दी अर्बन गुमटी के नाम से, और काफ़ी पॉपुलर भी इंदौर में किया. बट हम उसे उस लेवल पे ब्रांड नहीं बना पाए. उसके कई सारे रीजन है, क्योंकि एक तो हम टेक्निकल पार्ट के थे, हमें बर्गर खाना पसंद था, हम बर्गर बना सकते थे बट बार बार एक अलग बर्गर ईजाद नहीं कर सकते थे क्योंकि सेफ़ नहीं थे. प्रोडक्ट बहुत अच्छे डिज़ाइन किए बट हम उस लेवल पर फ्रेंचाइजी मॉडल में नहीं जा पाए जिसमें जाना चाहिए था. ओके.
सो ये आपने क्लोज डाउन कर दिए हैं ये बिजनेस? नहीं, अभी रनिंग में है। मैंने थोड़ा सा पॉज किया है, अभी रिसेंटली मार्च में ही पॉज किया है कुछ टाइम के लिए। अच्छा। क्योंकि मैं उसे कुछ अलग वे में, मतलब कह सकते हैं कि एक यूनिक फूड ब्रांड बनाने की उसमें हूँ। तो थोड़ा सा लगा कि मुझे पॉज करना चाहिए, क्योंकि और भी मेरे बिजनेसेस थे जो मुझे कुछ ज़्यादा इनकम भी दे रहे थे। तो थोड़ा सा उधर हम लोग शिफ्ट हो गए। जैसे कि आपने बताया कि फादर आपके फार्मर हैं, सो घर में बिजनेस वाला कोई माहौल नहीं था, तो जब आप बिजनेस करना है ये डिसीजन किसी को बताते हैं तो उस टाइम का रिएक्शन क्या होता है? बिकॉज सबसे पहले तो नेगेटिविटी आता है कि बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा इंजीनियरिंग, उसके बाद तो अच्छा नौकरी करेगा, बस यही समझते हैं घर वाले। जब भी बिजनेस के बारे में बात करो तो देयर इज़ अ रिस्क इन्वॉल्व ऑलवेज, और पेरेंट्स हमेशा घबराते हैं रिस्क लेने से कि बच्चे तो रिस्क ना लें, किसी जगह पे सेटल हो जाए। सो हाउ वाज दैट काइंड ऑफ फेज? सही में ये एक मतलब चैलेंजिंग था थोड़ा सा। जब मैं पास आउट हुआ तो मेरे एक रूममेट थे, इवन मैं उनको भैया बोलूँ या मेंटर बोलूँ या कुछ भी बोलूँ, बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं, ऑथर हैं अभी, एंड मूवीज भी लिखते हैं, मिस्टर रोहित दावेसर। तो इत्तेफाक से वो मेरे रूममेट थे, एंड मैंने बोला कि सर मुझे बिजनेस करना है, तो क्या करूं मैं? अभी जाके मेरे सारे क्लासमेट प्लेस्ड हुए जा रहे हैं, एंड मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, क्योंकि घर वालों का प्रेशर है। बट मुझे ये पता है कि एक जो लाइफ में जो सुकून है लास्ट में, जो मेरे ड्रीम्स हैं, क्योंकि मेरी एक क्या ना ड्रीम बुक बनी हुई थी, मैं बताऊं आपको। अच्छा। जिसमें सारे ड्रीम्स थे कि मतलब मुझे ये कार, ये बेंगलोर और ये कंपनी या इतने बड़ी कंपनी जो है ओपन करनी, ये सब कुछ मेरे ड्रीम बुक में था। तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि एक काम करो, जल्दबाजी मत करो, तुम 1 महीने का टाइम ले लो, सिर्फ ये सोचने के लिए कि तुम्हें पहले जॉब करना है या बिजनेस करना है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने ऑन पेपर प्रॉपर डिजाइन किया, वे डिजाइन किए कि अगर मैं पहले जॉब में जाता हूँ तो कैसा क्या पैसा कमाना। थोड़ा सा दूसरों का भी देखा कि जिन्होंने अल्टीमेट जॉब किया भी है 4-5 साल, तो क्या सही में उनके पास सेविंग्स हैं? तो देखा तो किसी के पास कोई सेविंग्स नहीं है। तो फाइनली ये देखा मैंने कि चाहे आज बिजनेस स्टार्ट करूं या 5 साल बाद, पैसे दोनों दिन अरेंज करने पड़ेंगे। तो क्यों ना मैं अभी अरेंज करूं या अभी रिस्क लूं, क्योंकि अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी है। पेरेंट्स, घर में अच्छी खासी ज़मीन है, तो घर वालों को तो प्रॉब्लम है नहीं, रोटी की कमा खा रहे हैं। तो मैं अभी रिस्क ले लेता हूँ, क्योंकि बाद में अगर मैंने शादी करने के बाद या कुछ रिस्क लेना रहा तो थोड़ा सा टफ रहेगा। Yes. क्योंकि दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। तो मैंने उस टाइम पे बिजनेस में जाना प्रेफर किया। हाँ, पेरेंट्स का था, बट पेरेंट्स का ये भी था कि पता नहीं क्यों बचपन से उन्हें एक मतलब भरोसा रहा है अपने पे कि बेटा जो भी करेगा वो अच्छा करेगा, और अभी तक अच्छा किया है। ये फूड बिजनेस छोड़ के इसके अलावा और क्या बिजनेस आपने ट्राई किया है जो आपको लगता है हाँ, कि फूड बिजनेस के साथ में हम लोग कोविड में हमने अपने किसान भाई, क्योंकि मैं थोड़ा सा किसान फैमिली से हूँ, तो उनके लिए कुछ करने का मन करता है। तो एक ग्रीन डेज करके हम लोगों ने एक फूड मतलब एग्रीकल्चर चैन टाइप ऑफ स्टार्ट की है, सप्लाई चैन है, जिसमें हम किसानों की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को डायरेक्ट कॉरपोरेट पे सप्लाई करते हैं। ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? हाँ, अभी ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इन फ्यूचर हमारा थोड़ा सा ऑर्गेनिक का जरूर है, बट वो क्योंकि हमारे पास पहले एक मार्केट बन जाए, क्योंकि हम लॉस में बिजनेस करना नहीं जानते, तो इसलिए अभी सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। ऑर्गेनिक इन फ्यूचर ट्राई करेंगे। आज की तारीख में अगर ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के बिजनेस के बारे में बात करें, सो ये क्विक कॉमर्स आने के बाद लोगों का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का जो ऑनलाइन परचेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसका कोई इम्पैक्ट आप देखते हैं, या इसका कोई चेंजेस आप देखते हैं, या आपके बिजनेस में इसका कोई इम्पैक्ट है? एक्चुअली जितना अभी ऑनलाइन का मार्केट आया है, चाहे वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे हो, चाहे वो FMCG में हो, वो सिर्फ 8% है मार्केट डिमांड का। Okay. तो कंपटीशन की तो कोई दूर दूर तक वो नहीं है। आप जितना मार्केट कैप्चर कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि अभी भी 92% मार्केट तो अनऑर्गेनाइज्ड है। तो आपके लिए पूरा मार्केट है, और बहुत बड़ा मार्केट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। मतलब आई थिंक सो कि 15 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट है। तो कोई ऐसा मतलब अभी तो आते जा रहे हैं स्टार्टअप्स, ज़्यादा स्टार्टअप्स वैसे भी नहीं है। बहुत सारे इस सेक्टर में बहुत सारे स्टार्टअप्स कोविड के समय पे आए थे, या उससे थोड़े से पहले भी आए थे, बट समहाउ जो फीडबैक आता है मार्केट से वो ये है कि वेस्टेज इतना ज़्यादा है,
मार्जिन प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल है, पेमेंट रोटेशन ख़राब हो जाता है जब कॉर्पोरेट में काम करते हैं, क्या ये सही? अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मतलब एग्रीकल्चर पार्ट का देखें तो नहीं, वेस्टेज इतना नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा वेस्टेज मतलब 2% से भी कम होगा, उतना क्योंकि तो लेके चलना ही पड़ता है, हाँ 2% क्योंकि वेस्टेज तो किसी भी हाँ बिजनेस में होता है। क्योंकि होता ये है कि हमारा सारा सॉफ्टवेयर है, जितना ऑर्डरिंग है उतनी ही परचेजिंग सामने से रहती है। ओके। थोड़ा सा प्लस माइनस लेके चलते हैं, और 3 दिन तो वेजिटेबल्स वैसे भी उसकी लाइफ होती ही है, अगर कोई वेजिटेबल आपके पास एक्स्ट्रा है तो ऐसा नहीं। हाँ, कोविड के टाइम पे क्योंकि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो अब जिसकी जॉब भी गई है वो भी सब्जी बेचने लग गया था। तो वो फिर से अब उनकी जॉब ओपन हो गई। कोई प्रोफेसर है, मतलब मेरा एक दोस्त था, प्रोफेसर था, एंड वो रोड किनारे वेजिटेबल बेचने लग गया था, उसकी जॉब चली गई थी। लेकिन अब जब प्रॉपर कॉलेजेज हैं तो फिर से वो जाके प्रोफेसर बन गया और उसने छोड़ दी। तो वो तो अपॉर्चुनिटी थी कि उसको घर पालना था तो कुछ कमाना ज़रूरी था। तो वो लोग वापस गए हैं जो प्रॉपर एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में कर रहे हैं, तो वो काम कर रहे हैं अभी भी। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा स्कोप आप देखते हैं कि स्केलेबिलिटी किस लेवल पे हो सकता है? बिकॉज इसमें वेयर हाउसिंग का एक मेजर बड़ा फैक्टर है, इसमें कोल्ड चेन का एक मेजर बड़ा फैक्टर होते हैं, और सप्लाई चेन मेंटेन करना, लॉजिस्टिक्स एक बहुत बड़ा हेडेक होता है। सो हाउ यू मैनेज दिस एंटायर बिजनेस? लॉजिस्टिक तो है थोड़ा सा चैलेंजिंग, क्योंकि हम लोग कॉरपोरेट में देते हैं तो कॉरपोरेट में लगभग सबके सेम टाइम है। चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हों, चाहे वो बड़े होटल्स हों या मॉल्स हों, सबको वही 11 से 2 के बीच में चाहिए। तो थोड़ा सा चैलेंज है, उसको प्रॉपर चैनलाइज करना पड़ता है कि हम किस रूट से वेजिटेबल किस उसमें निकालें, कि पहले किसको देना है, लास्ट में किसको देना है। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। बाकी वेयर हाउसिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि किसान भी फ्रेश वेजिटेबल्स लेके आता है, हमारे सारे सॉफ्टवेयर कैलकुलेशंस होते हैं, तो उसमें तो हमें इतनी चैलेंज हमने फेस नहीं किया है। बट हाँ, जो लोग ज़्यादा बल्क में जैसे ऑनियन है या पोटैटो है वेयर हाउसिंग करते हैं, तो वो हमें नीड नहीं होती, हम उनसे ले लेते हैं जो पर्टिकुलर ऑनियन का स्टॉक कर रहा है। तो हमने उससे अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग ले लिया। हम नहीं उतना मतलब 100 कुंटल 200 कुंटल हम लोग नहीं स्टोर करते हैं, तो इस टाइप से वो तो सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम। सो जब आप कॉर्पोरेट में ये काम करते हैं, वहाँ पे डेली रेट्स फ्लक्चुएट होते होंगे, और कभी कभी कॉर्पोरेट में वो लोग रेट भी फिक्स कर देते हैं कि यही रेट पे हम पूरे महीने भर सामान लेंगे। डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर। कुछ को डेली रेट्स पे, जिनको ये है कि भरोसा है डेली रेट्स पे, तो वो डेली रेट्स पे डील करते हैं। और जिनको ये नहीं, हमारा तो मतलब हम डेली नहीं चेक कर सकते, हमें मंथली रेट्स दे दो, तो हम उनको एक मंथली रेट्स दे देते हैं। कुछ जगह ईयरली रेट्स भी चलते हैं। खैर हम लोग ईयरली रेट्स पे डील नहीं करते अभी। ओके। आप एक एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो बिजनेस आप एक करते हैं वो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। जो नेशनल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके बहुत सारे स्कीम्स होते हैं किसानों के लिए, और बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं किसानों की तरफ से, जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ चैनल्स में। सो एक्चुअल स्टोरी अगर आप देखें एज ए किसान के नज़रिए से, सो इज एग्रीकल्चर सेक्टर इज ग्रोइंग इन द कंट्री, इन द स्टेट, व्हाट यू सी? ग्रोइंग तो है, क्योंकि अगर मैं रेट से ही देखूं जो क्रॉप्स की थी आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले और अभी, तो डिफरेंस तो है रेट्स के उसमें। हाँ, प्रोडक्शन तो मुझे नहीं लगता कि मतलब बढ़ा हो, क्योंकि प्रोडक्शन तो मुझे उसके सबसे बड़ा चैलेंज ये कि जो किसान, जो मतलब एंड यूजर मतलब किसान हैं, और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, एक्चुअल में वो स्कीम्स वहाँ तक पहुँचाने वाला कोई नहीं है। एकेडमिक्स के लोग हैं तो उन्होंने स्कीम्स बना दी, ऊपर से फरमान जारी कर दिया, नीचे एग्जीक्यूट कौन करवाए? किसान। एमपी में देखें तो ज़्यादातर अनपढ़ किसान हैं। मतलब मेरे फादर भी एक मतलब अनपढ़ हैं, उनको कुछ भी नहीं पता कि क्या चल रहा है, कौन सी स्कीम चल रही है। जो सरपंच हैं या जो सचिव हैं, ये जो जितना बता दें, और वो भी वो बताते हैं जिसमें उनका फ़ायदा होता है। तो मतलब किसानों तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाती है, जितनी भी स्कीम्स हैं। वो कुछ बड़ी बड़ी स्कीम्स ऐसी ही पहुंच जाएं तो पहुंच जाए, नहीं तो उनको नहीं मिलता बेनिफिट।
तो ये जो आड़तदार करके जो शब्द हैं, जो मंडी में जो लोग बल्क में परचेज करते हैं, क्या उन्हीं को ही बेनिफिट मिलता है जब ये सेलिंग और परचेजिंग होते हैं, या एक्चुअल जो ग्राउंड लेवल पे जो किसान उगा रहे हैं, जो खेती कर रहे हैं, दे आर गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट? बिकॉज वहाँ पे अगर देखें तो वहाँ पे तो उनकी हालत वही है जो 10 साल पहले था। अब मैं एमपी की बात करता हूँ। एमपी में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करने वाले किसान हैं दूसरे स्टेट के कंपेरिजन में। बट एमपी में लगभग जीरो ऑर्गेनिक का मार्केट है। अब क्या होता है, इनका जो दूसरे, जिनको दलाल बोल सकते हैं, दूसरे स्टेट्स वाले ले जाते हैं, या इधर महाराष्ट्र के, उधर दिल्ली के, और इनसे औने पौने रेट में, मतलब वही जिनको मतलब अब गंदा रेट ही बोल सकते हो, और फिर वो लोग अच्छे रेट से लेते हैं। तो ये तो है कि मतलब एमपी में किसानों के साथ तो बहुत गलत है, क्योंकि सप्लाई चेन नहीं है, कोई मार्केट नहीं है, और एमपी में ऑर्गेनिक कंज्यूमर भी बहुत कम है, क्योंकि ग्रोइंग स्टेट है पहले से, मतलब एक गरीब राज्य कहलाता रहा है। तो कंजप्शन ना होने के चलते एमपी के किसान को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस चीज़ में। अभी अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप या जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ बिजनेस करने वाले लोगों के बारे में अगर बात करूं, तो बीच में एक बहुत अच्छा उछाल था कि लोग एग्रीटेक में काम करना चाह रहे थे। अगर मैं नाम लूं तो देहात करके कंपनी आया था, जो लोग खेती किसान के खेत लेके उनको डेवलप करके करने की कोशिश कर रहे थे। एक H&F करके कंपनी जनरेट हुआ था, हु आर परचेजिंग डायरेक्टली फ्रॉम किसान एंड देन दे आर ब्रांडिंग और दूसरे जगह पे जाके सेल आउट करते थे ताकि किसान को एक प्रॉपर रेट मिले। लेकिन अभी की अगर बात करें 2023-24 से, एज सच कोई एग्रीटेक में काम करने के लिए नया कोई स्टार्टअप भी नहीं बन रहे हैं, या कोई उस टाइप की बातें नहीं होती है। तो क्या एग्रीटेक रियली एग्जिस्ट करता है कि जो लोग हैं बस वही स्ट्रगल कर रहे हैं? एग्रीटेक तो मतलब एग्जिस्ट तो करता है, और अभी भी नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। बस ये प्रॉब्लम है कि फंड उतना नहीं मिलता है एग्रीटेक को, जितना कि मतलब दूसरे सेक्टर्स में मिलता है या इंडस्ट्रीज को मिलता है। और एग्रीटेक में थोड़ा सा चैलेंज ये है कि मतलब एक हैवी कमोडिटी प्रोडक्ट है, कि मतलब जैसे मुझे अपना टर्नओवर 10 टाइम्स इंक्रीज करना है, तो समझ लीजिए कि 10 ट्रक्स हो गए वो। तो अब टोटल क्योंकि लोड है, तो स्केल करना थोड़ा सा जो है ना टफ हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्टोरेज चाहिए, वेयरहाउसिंग चाहिए। स्टोरेज नहीं, मतलब कि जो सप्लाई चेन है मतलब कम्युनिटी की, तो वो टफ हो जाती है। और इससे क्या स्केल करना टफ हो गया, तो जो इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि उनको तो मतलब ऐसे बिजनेसेस ज़्यादा पसंद है जिनमें मतलब वो स्केल कर सकें ईजिली। तो टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निकल में ज़्यादा इजी होता है स्केल करना, तो इसलिए जो है ना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट जाता है, इसमें कम आता है, इसलिए थोड़ा सा कम दिखते हैं। फिर भी जो भी स्टार्टअप्स हैं तो हैं, मतलब आते जा रहे हैं, डिफरेंट आते जा रहे हैं। जैसे एग्रीटेक को लेके ड्रोन आया है, और काफ़ी तेज़ी से इंडिया में ड्रोन का मार्केट बढ़ा है, और किसानों को भी इजी हुआ है ड्रोन से, क्योंकि जो छिड़काव वो 4 घंटे में करता था, वो 40 मिनट में हो जाता है, उससे भी कम टाइम में हो जाता है। तो और टेक्नोलॉजी में, जो डीप टेक्नोलॉजी में काम एग्रीटेक में, क्योंकि एग्रीटेक में तो बहुत सारा कुछ है ना, सिर्फ सप्लाई चेन तो है नहीं है। नहीं। तो ऑटोमेशंस में अभी कुछ कंपनीज ने AI का यूज करके आए हैं कि खेत में पानी वगैरह का सेंसर्स ही बता सकें कि भाई कब नीड है कब नहीं है। तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी जो है आती जा रही है, और इजी करेगी एग्रीकल्चर को, क्योंकि एग्रीकल्चर में तो मतलब बहुत सारा स्कोप है, और खासकर टेक्नोलॉजी का तो बहुत ही स्कोप है एग्रीकल्चर रिलेटेड में। 2013 से आपने बिजनेस करना शुरू किए हैं, ऑलमोस्ट 10 साल आप पूरा कर चुके हैं। सो तब आपने जब बिजनेस शुरू करना शुरू किए थे, उस समय की आपका जो सोच था बिजनेस को लेके, या जो मेहनत करना होता है, उस समय तो फंडिंग वंडिंग का कल्चर कुछ था नहीं, तो अपने को ही उगाना है और अपने को ही पानी में डालना है। और अभी की जो जनरेशन जो अभी बिजनेस करने के लिए शुरू कर रहे हैं, क्या डिफरेंस आप देखते हैं इनमें? थोड़ा सा स्टार्टअप शब्द जब से जो है ज़्यादा मतलब लाइमलाइट में आया है, तो थोड़ा सा ऐसा हो गया कि एक वेबसाइट मतलब कि जो स्टूडेंट हैं वेबसाइट डोमेन बुक किया, और जाके तुरंत नाम के सामने CEO डायरेक्टर ये लिख लेते हैं, पता चलता है काम तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा ज़्यादा है अभी ऐसा। और
वैसे अभी मतलब कि थोड़ा सा फंड उठाना मार्केट में टफ हो गया है, क्योंकि आप अगर प्रॉफिटेबल हो तो ही फंड मिलता है। क्योंकि कुछ ऐसा एजुटेक में हुआ है कि जहाँ पे बहुत हाइप क्रिएट हुई है कोविड टाइम में, और बाद में फ्लॉप हुए हैं। अब वो मैं नाम नहीं लूँगा स्टार्टअप्स के, आपको पता ही है, मतलब डेली न्यूज में आता है। तो अभी थोड़ा सा ऐसा है कि आप रिवेन्यू अच्छा जनरेट कर रहे हैं या साथ में प्रॉफिटेबल हैं, तो आपको इजीली थोड़ा सा फंड मिल जाता है। बाकी पहले जैसा नहीं है कि आप आइडिया लेके आ गए। तो ऐसा बोलते हैं कि अब आइडिया जो है मच्छी बाजार में 4 रुपए किलो के भाव मिलता है तो आइडिया की कीमत नहीं है। और अभी आइडिया लेके बच्चे ज़्यादा घूमते हैं। तब ये था कि कुछ करना है और खुद से ही करना है, बैंक लोन और जो भी फ्रेंड्स से फंड है या फैमिली से है, जिसे मतलब एंजल इन्वेस्टमेंट समझें आप, तो वही होता था। अभी ये है कि आप अच्छा अगर स्केल कर रहे हैं तो वीसी फंड्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। हाँ, फंडिंग ज़रूर अवेलेबल है। अब एक मार्केट का इकोसिस्टम भी बन रहा है कि जो पहले किसी और सेक्टर में पैसा लगाते थे वो स्टार्टअप्स में लगाते हैं। बट ये है कि जो स्टार्टअप्स प्रॉफिटेबल हैं उनमें लगाना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स टाइप के होते हैं जहाँ पे ये बोला जाता है कि स्टार्टअप आओ, आके अपने बिजनेस पिच करो एंड देयर विल बी अ फंडिंग अपॉर्चुनिटी, हमारे इन्वेस्टर पैनल बैठे रहेंगे। तो क्या आपको लगता है कि 30 सेकंड के समय में या 2 मिनट के समय में कोई अपना आइडिया पिच करके कोई इन्वेस्टमेंट उठा सकते हैं? एक तो मुझे ऐसा लगता है कि 50% से ज़्यादा फेक होते हैं ये सेमिनार्स। ओके। क्योंकि मैंने इंदौर में ही देखा है बहुत सारे ऐसे कि आओ पिच करो, और पता चला जो इन्वेस्टर बना बैठा है उसने कभी मतलब 25 पैसे भी नहीं इन्वेस्ट किए इसके पहले। ओके। इंदौर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ की मतलब मैं भी इस ट्रैप में फंसा हूँ कि मेरे दोस्तों ने बोला यार उनको आइडिया चाहिए, उनके पास इतना फंड पड़ा है। और अब नाम लेना अच्छा नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल, क्योंकि कुछ लोग न्यूज़ चैनल भी चलाते हैं इंदौर में, तो पता नहीं ऐसे लोग हैं। तो जब उनके पास गया तो उनने मतलब सारा सुना, हाँ आइडिया तो बहुत ऐसा है वैसा है, और बाद में पता चला कि उनने किसी और के पास भेजा, एक काम करो उनके पास चले जाओ, वो अगर अप्रूव कर देंगे तो मैं फ़ंड करूँ। फिर मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करना स्टार्ट किया कि इनने फ़ंड किया भी है या नहीं। तो जो भी वो 2-4 लोग थे, जब मैंने बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला कि इनने कभी मतलब 1 रुपया भी नहीं किसी स्टार्टअप में इनने इन्वेस्ट किया। सिर्फ इनको मतलब आके जो है ना मज़े लेने हैं कि भाई सामने वाला सुना है, और अपनी प्रोफाइल में इन्वेस्टर लिख के चलते हैं कि हम इन्वेस्टर हैं। बट ट्रेडिशनल बिजनेसेस में करते होंगे वो प्रॉपर्टीज में वगैरह वगैरह, बट स्टार्टअप्स में तो मतलब बहुत सारे लोग करते हैं। बट वो थोड़े से यूथ कैटेगरी में ज़्यादा हैं, क्योंकि ओल्ड जनरेशन वालों को तो ये है कि रियल इस्टेट में पैसा लगा दो, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रेडिशनल बिजनेस में वो बिलीव करते हैं, उनको नहीं समझ में आता है स्टार्टअप और वैल्यूएशन ये सब कुछ। बट अभी थोड़ा सा इंदौर का इकोसिस्टम ऐसा बन रहा है कि फंडिंग मिलना स्टार्ट हुई है। हाँ, इंदौर में कुछ लोगों ने कल्चर ख़राब कर दिया था, फंडिंग उठा ली और मतलब खा गए, सही से इन्वेस्ट नहीं किया, तो इसलिए इंदौर को थोड़ा फंडिंग बाहर से कम मिल रही थी। बट अगेन अच्छा टाइम स्टार्ट हो गया है, इंदौर में भी अच्छे स्टार्टअप्स निकल के गए हैं बाहर और अच्छी फंडिंग्स उठाई है, तो फिर से डेवलप हो रहा है। जो ये शब्द है एंजल इन्वेस्टर और जो एक वीसी करके शब्द है, अगर सही मायने में देखें तो जब हम कोई ऐसे वीसी या किसी एंजल इन्वेस्टर की बात करें, डू यू फील एंड डू यू फाइंड दैट दे हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वेस्टिंग फंड इन स्टार्टअप्स? बिकॉज कभी कभी तो ये ऐसा लगता है कि पर्सनल लेंडिंग की तरह है कि आपको पैसा उधार दिया जा रहा है, आपसे पैसा वापस लेना है। सो इन्वेस्टमेंट जब होता है स्टार्टअप में, वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट के ऊपर आप इन्वेस्ट करते हैं एंड देन यू ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ इट। अच्छा होगा, बुरा होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा ख़राब होगा, यू ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ इट। सो ऐसा नहीं होता है। बट कभी कभी केसेस में कुछ स्टार्टअप ऐसे बात करते हैं कि वो तो पैसा लेके फंस गए। सो मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टअप के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू सिलेक्ट द राइट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स, कि आप किन से इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग आपके बिजनेस मॉडल के लिए और आपके बिजनेस आइडिया के लिए कितना तगड़ा है और वो कितना हिस्सा अपने डालना चाहते हैं उस बिजनेस आइडिया में। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन ओनली टू लुक एट द फंड, कि सिर्फ पैसा देखने के जगह आपको ये भी देखना चाहिए कि जो पैसा दे रहे हैं वो कितना इन्वॉल्व है या कितना बाइंग है आपके आइडिया के ऊपर। व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव इन दिस? जो बूटस्ट्रैप मॉडल है
बूस्टरअप मॉडल से बेस्ट मॉडल तो कोई है नहीं है वैसे, ऑब्वियसली ऑल टाइम है, पहले Obviously. बूस्टरअप मॉडल ही चलता था। यस और ये बात आपने सही बोली कि बहुत जगह पैसा लेके फंस जाते हैं लोग, क्योंकि उनको टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी डाल देते हैं यस कि मतलब आपके गले में अटक गया है, ना अंदर ले जा सकते ना बाहर ले जा सकते। तो है ऐसा, तो आपको एक सही जगह से पैसा लेना और किस टर्म्स एंड कंडीशन में आप पैसा ले रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हाँ, एंजल इन्वेस्टमेंट में क्योंकि वो फ्रेंड सर्कल होता है, बेसिक लेवल का होता है, तो वहाँ पे तो वो आप पे पैसा लगाता है। इवन मतलब वो कहते हैं ना कि पैसा मतलब घोड़े पे नहीं घुड़सवार पे लगता है। ट्रू तो वहाँ पे आप पे पैसा लगता है, आपके स्टार्टअप पे नहीं लगता। उनको पता भी नहीं होता कल को ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, बट उनको ये देख रहे होते कि बंदे में एनर्जी है, बंदा पागल है, एंड ये तो बंदा कर जाएगा। तो बंदा पैसा लगा देता है, मतलब पेरेंट्स लगा देते हैं, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स लगा देते हैं, फ्रेंड्स लगा देते हैं। बट जब वीसी फंड है तो उनको तो समझ होती है, उनके पास पूरी एक टीम होती है कि किसको फंड देना है, किसको नहीं देना है। तो स्टार्टअप्स बिजनेस तो चेक करते ही हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन लेने के लिए। और कुछ जगह जो है मैंने ये ऐसा ज़रूर देखा कि नेटवर्क का भी गेम होता है, क्योंकि आपको अगर आप मल्टीपल नेटवर्क में से हैं तो इजीली फंड मिल जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि बंदे की प्रोफाइल कैसी है, बंदा कैसा है। ठीक है। और इंडिया में थोड़ा सा ऐसा है कि IIT IIM से हो तो भी थोड़ा सा जो है ना ये समझते हैं कि घुड़सवार अच्छा है, जबकि इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा पैसा किसी ने डुबोया है तो इन्हीं IIT IIM वालों ने ही डुबोया है, लॉस मेकिंग बिजनेसेस बनाए हैं। बट होता है थोड़ा सा अपने यहाँ पे कि IQ को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, जबकि शायद IQ के कंपैरिजन में EQ या और भी फैक्टर्स मैटर करते हैं। बट ठीक है, ऐसा है। नेटवर्किंग की आप बात कर रहे हैं तो आजकल एक टर्म चल रहा है मार्केट में कि नेटवर्क इज़ द नेटवर्थ। सो जब ये टर्म सुनता हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो MLM वाला टाइम हुआ करता था जहाँ पे एक्चुअल नेटवर्किंग करते थे वो लोग, क्या उसी को नेटवर्किंग बोलते हैं या वही नेटवर्क काम के हैं बिजनेस के लिए? अरे नहीं, वो नहीं है, ये बहुत ही डिफरेंट है। मैं ऑलरेडी एक कम्युनिटी है मेरी, ओपन नेटवर्क, एंड उसकी जो टैगलाइन ही है आपने बोली है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो एक्चुअली ये तो डिफरेंट है, वो तो मतलब गेम था, एक चेन सिस्टम जो भी है MLM का। बट ये नेटवर्क डिफरेंट ऐसे है कि क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर होता है, जनरली किसी भी एंटरप्रेन्योर की फैमिली उसके साथ नहीं होती है, खासकर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर में। एकदम सही। तो जो नेटवर्क में जो लोग होते हैं वही ही गाइड करते हैं कि एक दूसरे को जो चैलेंज आता है, किसी को नहीं पता है। जैसे मुझे एक चैलेंज आया था काफ़ी टाइम पहले कि ट्रेडमार्क का, मेरे पास एक ट्रेडमार्क था वर्जिन फूड करके, और इसको जो है ऑब्जेक्शन लिया था वर्जिन ग्रुप UK, रिचर्ड ब्रांसन की टीम ने। तो इंदौर में मैं बहुत सारे CA के पास गया, एंड जो ट्रेडमार्क फाइल करते हैं उनके पास गया। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब इसके लिए क्या करें, कहाँ फाइल करें, कैसे केस लड़ा जाएगा। गलत मैं भी नहीं था, क्योंकि उनके पास वर्जिन शब्द का ट्रेडमार्क था और मेरे पास वर्जिन फूड का था। तो ये प्रॉब्लम्स आती रही। खैर अब तो जो है ना इजी हो गया है, बहुत सारे अटॉर्नी हो गए हैं जो कि करते हैं इन चीज़ों को। तो नेटवर्क आपको बिजनेस भी देता है, बहुत सारे नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं। और कैसे काम करता है आपका ये ओपन नेटवर्क जो आप ऑपरेट कर रहे हैं? हाउ इट वर्क्स बेसिकली? ओपन नेटवर्क में 5000 प्लस एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, HRs एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, CA कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। ओके। उसमें फॉर एग्जांपल आप हैं कोई एक मेंबर, आपको कोई भी चैलेंज आया, आपने हमारे ग्रुप में डाला, कम्युनिटी में डाला कि मुझे ये प्रॉब्लम है, अपने आप 10 लोगों का जो है सजेशंस आ जाते हैं कि ऐसे सॉल्व कर लो। कि कोई ना कोई कभी ना कभी उस जगह से गुजरा होता है, तो उसको पता होता है कि ये ऐसे सॉल्व हो सकता है। तो इससे क्या है कि एक स्टार्टअप की मतलब पहले ही ख़त्म हो जाता है, उसको हेल्प करने वाले बहुत सारे मल्टीपल हैंड्स होते हैं। ओपन नेटवर्क क्योंकि मल्टी सिटी है, तो हमें दूसरी सिटी का भी सपोर्ट मिल जाता है कि कोई बंदा गया मुंबई जा रहा है, अब उसको मुंबई में कोई भी नहीं जान पहचान का, उसने नेटवर्क में डाला कि भाई मुंबई से है क्या कोई, तो अपने आप वहाँ से हाथ खड़े हो जाते हैं कि भाई हम हैं, क्या है, क्या चीज़ चाहिए आपको यहाँ से।
ठीक है, अभी इस नेटवर्क को हम और बड़ा करने की कोशिश में हैं कि एटलीस्ट 1,000 लोग तो हर सिटी से हों, कि आप जैसे ही वहाँ पे बिजनेस लेके जाएं अपना, तो इजली आपको जो है ना लोग सपोर्ट करने वाले मिल जाएं। तो ऐसा है, बिजनेसेस भी मिलते हैं, दिवाली में हैं या दिवाली के अलग टाइम में हैं, किसी को बिजनेस का कोई सप्लाई चाहिए तो एक दूसरे को सप्लाई करने वाले लोग भी होते हैं अवेलेबल। तो ये नेटवर्क बहुत काम का है, मतलब लोग लाखों में भी बिजनेस एक दूसरे से कर लेते हैं। अब सोचिए ना कि 5,000 लोग हैं, तो 5,000 लोग में अगर दिवाली टाइम में हर कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट देना है, तो वहीं से ही गिफ्ट देने वाले हो गए। ट्राइड एंड ट्रस्टेड भी हैं कि भाई हमारे बीच का बंदा है, हमें पता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है, इसके रेट्स कैसे हैं, और कोई ऐसी भी प्रॉब्लम आएगी तो कल को हमें पता है कि भाई इसका गला पकड़ना है। तो इजी होता है बजाय एक अननोन पर्सन से बिजनेस करने में। तो मतलब मल्टीपल एंगल से प्रॉफिटेबल है। तो ये ओपन नेटवर्क इंदौर बेस्ड है या एमपी स्टेट को ही बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ इसे है? तो हम लोग एक्चुअल में ग्लोबल कम्युनिटी बनाने की उसमें हैं। हाँ, Okay. ओरिजिन इंदौर है, इंदौर से स्टार्ट हुआ है। तो सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी कह सकते हैं, फ्री कम्युनिटी। चार्जेबल तो बहुत सारी है, बट एक फ्री कम्युनिटी में सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है। अब हम सेंट्रल इंडिया से थोड़ा सा हट के, मतलब एमपी से हट के दूसरे स्टेट में लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर से स्टार्टअप्स को। टोटली फ्री है, जहाँ की दूसरी कम्युनिटीज में लोगों को लाख लाख रुपए भी पे करना पड़ता है, वो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। और क्या है टर्म्स, क्या है आने के लिए, मतलब हाउ टू ज्वाइन योर कम्युनिटी? बिजनेसमैन होना चाहिए, सिंपल, कि बिजनेस करता हो, या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर हो, या सीए हो, थोड़ा सा मतलब रिलेटेड टू बिजनेस बिलोंग करता हो। और बाकी ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है मतलब ऐड करने की। तो ऐसा है, इसमें कुछ 400 आईटी कंपनीज हैं इंदौर में जो कि हमारे नेटवर्क में हैं। 400 एंड एचआर कम्युनिटी है, क्योंकि एक बिजनेस का एक को रन करने के एचआर का बड़ा रोल होता है। तो इसके अलावा इन्फ्लुएंसर्स हैं, कल को आपको अपना बिजनेस ब्रांडिंग करनी है तो अच्छे इन्फ्लुएंसर्स जो है हम लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। बाकी बिजनेसमैन स्टार्टअप्स तो है ही हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं। कल को आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं कि को फाउंडर्स बनाना है, किसी को आपको बिजनेस के लिए चाहिए, तो वो भी आप जो है यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। तो मल्टीपल एंगल से फ़ायदेमंद है। ये आप कब से कर रहे हैं ओपन नेटवर्क में काम? ओपन नेटवर्क ऐसे तो हम लोग अभी लेके आए, बट हाँ नेटवर्किंग या लोगों को कनेक्ट करना तो वो तो 10 साल की जर्नी है। बट ओपन नेटवर्क एक ऑफिशियली 4 to 5 मंथ हुए होंगे। व्हाट इज द स्कोप, व्हाट इज द विजन कि हाउ टू मोनेटाइज दिस नेटवर्क एंड हाउ यू आर गोइंग टू गो अहेड विद दिस? अभी बेसिकली तो हम लोग एक बड़ा नेटवर्क ही फॉर्म करने की उसमें हैं। इन फ्यूचर कुछ सर्विसेज पेड रखेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स की बाहर से पेड रहेंगी तो पेड हमें देना पड़ेगा, बट वो एडवांस लेवल होगा इसका कि हम इन फ्यूचर किसी सेलिब्रिटी से कोई कांटेक्ट करना चाह रहा है तो कुछ ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। और क्योंकि अभी हम लोगों ने बेसिक व्हाट्सएप से स्टार्ट किया है, टेक्नोलॉजी अभी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस नहीं की है, तो कल को हम एक बड़ी टेक्नोलॉजी लाएंगे तो उसके लिए भी हमें एक्सपेंसेस लगेंगे। बट हाँ, मार्केट में जैसे रेट्स या जो भी हैं कि मतलब लाखों रुपए लग रहे हैं, वैसा नहीं होने देंगे, जिससे कि एक आज का भी स्टार्टअप वाला बंदा भी जो है ज्वाइन कर पाए इजीली और उस कम्युनिटी का फ़ायदा उठा पाए। तो हम लोग वैसा रखेंगे, बट हाँ थोड़ा सा उसको टेक्नोलॉजी वगैरह से थोड़ा सा एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म करेंगे। बहुत सारे स्टार्टअप्स और जो स्टार्टअप से बिजनेस बन गए हैं, ऐसे लोगों के थ्रू बहुत सारे बिजनेस कॉन्क्लेव को भी क्रिएट किया जाता है इस टाइप की नेटवर्किंग के थ्रू। तो ऐसा कोई बिजनेस सेमिनार टाइप के या ऐसा कोई कॉन्क्लेव टाइप का आप लोग क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्टार्टअप अपना बिजनेस आइडिया पिच करें या किसी एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन से अपने बारे में जान सकें कि हाउ टू क्रिएट बिजनेस एंड हाउ टू जनरेट बिजनेस आउट ऑफ इट? ओपन नेटवर्क में हम लोग इवेंट्स करवाते हैं। छोटे छोटे इवेंट्स हैं, बड़े इवेंट्स भी हैं। बड़े इवेंट्स को हमने सपोर्ट भी किया है। किस टाइप का इवेंट्स होता है बेसिकली? डिफरेंट की कभी इन्वेस्टर समिट करवा दी, तो कभी स्टार्टअप्स के लिए कोई चैलेंजिंग है कि हाउ टू मार्केट,
अभी जैसे हमारा रिसेंट में एक SGS ITS के साथ नेक्स्ट इवेंट प्लान हो रहा है, हाउ टू बिकम ग्लोबल ब्रांड, मतलब फूड में। ओके। क्योंकि इंदौर फूड हब है, फूड कैपिटल बोला जाता है, बट अभी तक कोई इंटरनेशनल ब्रांड डायरेक्ट फूड में नहीं आया, रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़े इंडस्ट्री में। तो उसके लिए हम लोग बड़े ब्रांड्स को बुला के, जिससे वो छोटे ब्रांड्स को गाइड कर सकें, कुछ ऐसे इवेंट्स जो है हम करवाते हैं। अभी एक रिसेंटली हम लोगों ने एक इवेंट करवाया था, हाउ टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर। तो उसमें सारे सोशल मीडिया के जो अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको बुलाया, एंड जो स्टूडेंट हैं या कोई स्टार्टअप फील्ड में हैं, वो इन्फ्लुएंसर मतलब बनना चाहते हैं, स्टार्टअप तो क्या बनेंगे, मतलब स्टार्टअप्स को कनेक्ट किया है जैसे उनको ब्रांडिंग करवाने के लिए। तो कुछ ऐसे इवेंट्स हम लोगों ने अभी रिसेंटली ही किए हैं। इन फ्यूचर हमारे और भी बड़े इवेंट्स के प्लान्स हैं कि जिसमें हम इंडिया लेवल पे इवेंट्स, मतलब बड़े इवेंट्स करवा सकें। अब वो तो ये है कि हमारी कम्युनिटी जितना ज़्यादा बिल्ड होगी उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग प्लान्स करेंगे। तो ये इवेंट्स का तो है हमारे इसमें ऑलरेडी। आप एक इंजीनियर हैं और एक मोस्ट डिमांडिंग जो सेक्टर और सेगमेंट होता है इंजीनियरिंग के, वहाँ से आपने इंजीनियरिंग की है, उस सेगमेंट से आपने इंजीनियरिंग की है। जो जॉब करने वाले लोग हैं उनका एक माइंडसेट होते हैं, उनका कुछ छुट्टीज़ होते हैं, उनका कुछ चैलेंजेस होते हैं छुट्टी को अवेल करने के लिए। बिजनेस करने का एक अलग ही चैलेंजेस है। वो 365 दिन आप ऑन रोल हैं, 24 घंटे की आपकी ड्यूटी है। तो ये जो माइंडसेट है, ये कैसे देखते हैं आप कि हाउ दिस माइंडसेट टू कोप अप विद? बिकॉज लोग बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योर सबसे अकेला होता है, पहला, जो सच भी है। एंटरप्रेन्योर 24 घंटे ड्यूटी में रहते हैं, 365 दिन उनको काम करना होता है, नो सैटरडे नो संडे। बहुत बीच में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था कि 70 घंटा हफ्ते में काम करना है, उसको लेकर लोग शुरू हो गए थे। आप अपना बिजनेस बनाओ, फिर देखो 70 घंटा होता है कि 700 घंटा लगते हैं। सो व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस कि टू हैव ए बिजनेस और टू स्टार्ट ए बिजनेस, व्हाट शुड बी द माइंडसेट? अगर आपको सर्वाइवल के लिए ज़िंदगी जीनी है तो जॉब कर लें, थोड़ा सेफ, बिजनेस के कंपैरिजन में सेफ रहता है। क्योंकि आप मतलब 9 to 7 के बाद आपको नहीं सोचना पड़ता कि क्या करना है, कंपनी में आग लग गई है तो लग गई होगी, दूसरी कंपनी ज्वाइन करेंगे। तो एक वैसा मतलब है। और एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन की बात करेंगे तो इक्वल टू अगर एक शब्द है तो वो है चैलेंज सॉल्वर। कि मतलब जो चैलेंजेज आप कल उठे हो, आपके पास 10 चैलेंजेज होंगे, 25 चैलेंजेज होंगे, आपको नहीं पता, आपको सॉल्व करना है। अब वो चैलेंज कैसे हो सकते हैं? वो पैसे का हो सकता है कि सैलरी देनी है, पैसा नहीं है अकाउंट में, कैसे देना है। आपकी कंपनी में आग लग गई है तो नया सेटअप करना है, या कंपनी में किसी एम्प्लॉई ने मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं वो झेलना है। कोई दूसरा गवर्नमेंट रूल्स आपसे टूटे हैं तो उसमें पुलिस आके खड़ी हो गई या नगर निगम खड़ा हो गए, वो आपको सॉल्व करना है। बिजनेस नहीं आया है इस महीने, आपकी जो सेल्स टीम है नहीं परफॉर्म की है तो वो सॉल्व करना है। मतलब आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए, सिंपल। और यहाँ पे बॉस को सॉल्व करना है जॉब में, तो बंदा जो है ना सेफ होता है थोड़ा सा। हाँ, IT फील्ड में अभी अच्छी सैलरी थी तो एक आप लाइफ वहाँ पे भी, बट वो लाइफ आपकी कितनी है कितनी नहीं है वो आप डिसाइड नहीं करते हो। पैसा भी मिल गया बट टाइम ही नहीं मिला उसको अगर खर्च करने का, कहीं घूमने का, तो क्या है। हाँ, बिजनेस में टाइम आपका होता है, आप डिसाइड करते हो कि कब वाइफ को टाइम देना है, कब नहीं देना है, और मतलब आपका टाइम है टोटल। आप अपने अकॉर्डिंग आपको मतलब सोशल गैदरिंग में कहाँ पे जाना है कहाँ नहीं जाना है, आप ऐसा जॉब में नहीं कर सकते हो। जॉब में आपको पता है कि आपको देखना पड़ेगा दिवाली कब आ रही है, दशहरा कब आ रहा है, होली कब आ रही है, फिर घर जाने का। दोनों डिफरेंट है। ये मतलब आप बिजनेस में एक लाइफ स्टाइल जीते हो और वहाँ आप सर्वाइव करते हो, ये मेजर डिफरेंस है। हाँ, एज ए स्टार्टअप आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको मतलब बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, आप देख के फ्रस्ट्रेट भी होगे, तो ये भी है यहाँ पे। बट अगेन जो है, क्योंकि आप वो कर रहे होते हो जो आप डिसाइड किए होते हो, तो आप एंजॉय कर रहे होते हो कि भाई मैंने डिसाइड किया है ना कि ये करना है तो फिर करना है। हाँ, आपको अच्छी शादी करनी है तो आप जॉब करो,
क्योंकि अभी इंडिया में स्टार्टअप या स्टार्टिंग के बिजनेसमैन या अगर आप फर्स्ट जनरेशन हो तो आप पे बिलीव बहुत कम लोग करेंगे। आपकी मतलब शादी फिक्स होने के बाद भी टूट सकती है अगर ये पता चलता है कि ये स्टार्टअप है। या हाँ, इवन इतना भी आप मतलब जिस लड़के से वो मतलब इंडियन उसमें जो पेरेंट्स का है कि भले ही जिस बंदे से वो शादी कर रहे हैं वो किसी मतलब गवर्नमेंट चपरासी है तो भी चलेगा, और यहाँ पे आप उससे 10 गुना ज़्यादा कमाते हो भी तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि रिस्क में हो, आप रिस्क में हो। और ऐसी मेंटालिटी है थोड़ी पहले से, रिस्क में तो आप खुद बताइए कौन नहीं है। एग्जैक्टली रोड पे चल रहे हैं, कौन नहीं हाँ, रिस्क पे चल रहा है। वो भी जॉब करने गया है, उसकी भी बिल्डिंग टूट सकती है और मेरी भी टूट बिल्कुल, सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो रिस्क में तो मतलब सभी हर लोग हैं। टाइम है। हाँ। बट उनको ऐसा लगता है कि वो एक गवर्नमेंट माइंडसेट है, हाँ कि सरकारी गवर्नमेंट नौकरी कर जॉब रहा है, में कुछ भी है। है। और जैसे मेरे से एक बंदे ने पूछा था कभी कि आपको घर बनाना होगा, आपने घर नहीं बनाया है, मतलब 3 साल पहले की बात है, तो आपको घर बनाने में तो बहुत साल लग जाएंगे। तो मैंने बोला भाई तुम्हारी अभी पहले महीने की जॉब है ना, इसीलिए ऐसा सोच रहे हो, क्योंकि तुम्हारी सैलरी पहले महीने भी 18,000 रुपये आई है। गवर्नमेंट जॉब वाला था बेचारा। तो अब तुम कैलकुलेट करोगे कि 18 लाख कमाने में कितने साल लगेंगे, वो भी बचत के निकालने में। मैं बोला बिजनेस में 18 लाख कहो 2 महीने में भी आ जाएं, 6 महीने में भी आ जाएं, साल भर में भी आ जाएं, 18 साल तो नहीं लगने वाले हैं जो कि तुम्हें शायद लगने वाले हैं उसमें। तो कैलकुलेशन एक्चुअल में उस एंगल से वो लोग करना स्टार्ट करते हैं। जबकि आप देख ही रहे होंगे कि अगर सही से बिजनेस कर रहे हैं या चल रहे हैं तो 4 साल 5 साल में अच्छे बिजनेसेस खड़े हो जाते हैं। तो इतना टफ भी नहीं होता है अगर आप थोड़ी सी भी चीज़ों को फॉलो करते हो एंड एक मेंटरशिप लेते हो, प्रॉपर थोड़ा सा समझ रखने की कोशिश करते हो। हाँ, बिजनेस में थोड़ा सा गलतियाँ कुछ लोग करते हैं कि बुक्स नहीं पढ़ते हैं या मेंटर्स नहीं बनाते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजेज आ जाते हैं उनको। हमें भी आए हैं क्योंकि तब मेंटर्स नहीं होते थे। तो वो चीज़ें हैं। बाकी जॉब से तो मतलब लाख गुना बेहतर है। आज की तारीख में कोई अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो और वो आपका ज्ञान चाहते हैं तो आप उनको पहला 3 कौन सा ज्ञान देना पसंद करेंगे कि ये 3 आप पहले डिसाइड कर लो एंड देन स्टार्ट द जर्नी ऑफ एज एन एंटरप्रेन्योर? पहला तो ये है कि आप देख लो आप रिस्क ले सकते हो या नहीं। ओके, ठीक है, अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हो, आपके 100 रुपये गुम गए हैं और आपको टेंशन हो रही है, तो आप बिजनेस में मत जाओ। हर किसी के लिए नहीं होता है बिजनेस, ये भी है ट्रू। मैं ये नहीं कहता कि बिजनेस में कोई नहीं जा सकता, सब कोई जा सकता है। एक किसान भी बिजनेसमैन ही कहलाता है। yes, yes. और एक सब्जी बेचने वाला हो या कोई भी हो, सारे बिजनेसमैन ही होते yes, हैं। yes. आप इजली जा सकते हो, बट अगर आपसे रिस्क नहीं ली जा सकती है तो आप मत जाओ। दूसरा, जो हमारे साथ प्रॉब्लम हुई है या मेजर स्टार्टअप्स के साथ, कि हमारे पास जो भी फंड हो हम एक बार में नहीं डालें उसे, हम एटलीस्ट 50% डालें। क्योंकि होता ये है कि थोड़ी सी जर्नी जब आप आगे बढ़ते हो ना तो डॉट्स कनेक्ट होते हैं, तब आपको समझ में आता है यार ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, बट तब तो आपके पास फंड नहीं बचा है। तो आपके पास अगर वो 50% फंड आपके पास पड़ा है ना, तो पहली चीज़ तो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि भाई आपके पास फंड है जेब में। और वो उस टाइम पे काम आया जब आपके पास सही मायने में अच्छे आइडियाज आना स्टार्ट हुए। क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमें क्या लगता है कि यार सब कुछ कर लिया है हमने, मतलब हमने सारी चीज़ डिसाइड कर ली है, ऐसे ऐसे मॉडल में जाना है, बट क्या पता कि सही मॉडल उसमें से निकल के। बहुत सारे बिजनेस के साथ होता है कि वो आइसक्रीम बेचना स्टार्ट किया, पता चला आज के टाइम में वो आइसक्रीम की डंडी सिर्फ बेच रहा है। मतलब बिजनेसेस चेंज हो गए हैं। आप सैमसंग के साथ आप देखिए, सैमसंग का स्टार्टिंग बिजनेस क्या था, अभी क्या बेच रहा है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं कि स्टार्टिंग में कुछ कर रहे थे और अभी कुछ कर रहे हैं, बट वो अगर उस टाइम पर उन्हें फंड नहीं मिलता तो क्या होता, तो चेंज ही नहीं कर सकते थे या उसमें नहीं जा सकते थे। तो फंड को थोड़ा सा समझ के चलें। और अगर किसी को ये है कि वो जो मैंने पहले बोला है कि एक सर्वाइवल अच्छा जीना है या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फैमिलीज की ज़्यादा, तो भी आप बिजनेस में नहीं जाएं। क्योंकि आपके ऊपर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, आपकी वाइफ की हैं, और आप बिजनेस में जा रहे हैं तो फिर उनकी जिम्मेदारी भी तो आपकी जिम्मेदारी है। और फिर आप अगर उस टाइम पे कुछ ऐसा कर सकते हैं कि पैरेलली कुछ कर सकते हैं,
एक बेस्ट ऑप्शन होता है कि धीरे धीरे बिल्ड करते जाएं, इधर की इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाए और उधर की इनकम आपकी कम होती जाए तो आप स्विच कर जाएं। बट एकदम से रिस्क नहीं लें कि आपने जॉब बंद की और अचानक से बिजनेस में आ गए और पता चला बिजनेस नहीं चला, सेविंग्स भी गई और आप प्रॉब्लम में आ गए। आज की तारीख में जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो कॉलेज से जस्ट निकल के कुछ करने के लिए सोच रहे हैं, जिनके ये स्टार्टअप वर्ड जो है वो बहुत फैंसी हो चुका है, तो आजकल स्टार्टअप बोलना एक फैशन हो चुका है। बट ऐसा देखा जाता है मेजरली कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड ए स्टार्टअप टू जनरेट फंड्स और टू अट्रैक्ट फंडिंग। और अगर फंडिंग किसी को मिल जाए तो सबसे पहले उस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है कि वी आर फंडेड बाय दिस। सो आपके नज़रिया में क्या है कि फंडिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट और बिल्डिंग ए बिजनेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट? बिकॉज ये जो सेलिब्रेशन है फंडिंग को, ये बहुत गलत डायरेक्शन में लेके जाता है। ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, बिकॉज वो लोगों को अलग नजरिया देते हैं कि फंडिंग मिलना ही क्रेडिट है, फंडिंग मिलना ही आपका अचीवमेंट है, बिजनेस बने ना बने बात की बात है। सो हाउ यू सी एंड व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव इन दिस? नहीं, ये तो गलत है कि जो सेलिब्रेशन जो होते हैं, हाँ, क्योंकि बंदा पहुंचा होता है तो थोड़ा सा बनता है कि वो सेलिब्रेट करते हैं, या क्या पता सामने वाले भी उसको ब्रांडिंग करने के लिए सेलिब्रेट करवाते हों जो जिन्होंने फंड दिया है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है कि दोनों साइड में किसने कुछ फंडिंग ऐसी भी होती है जहाँ रिवील नहीं करते हैं, सामने वाले ने ले लिया, सामने वाले ने दे दिया, एंड कितना लिया कितना दिया वो कुछ भी रिवील नहीं करते। तो ये डिफरेंट टाइप से होता है। और थोड़ा शार्क टैंक वगैरह में जो सुन के लोगों को थोड़ा लगता है, जबकि उसकी ओरिजिनल पिक्चर कुछ और होती है। जितना मैंने जानने की कोशिश की है लोगों से, वो 10 सेकंड या 30 सेकंड का गेम नहीं होता है। आपकी पहले से टीम आपको ऑब्जर्व करती है कि आपका बिजनेस कैसा है और किसको पैसा डालना है कि नहीं। बाद में भी कैंसिल भी होता है कि वहाँ पे तो हो गया जो है, हाँ, ब्रांडिंग हो जाती है एक अच्छी, क्योंकि आप नेशनल टीवी में आ जाते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि 90% तो वो ब्रांडिंग के लिए जाते हैं। इंदौर के भी अगर स्टेज ऐप अगर आप जानते हो तो गए थे और काफ़ी अच्छा, बट उनको भी अगेन फंडिंग नहीं चाहिए थी या जो भी था, ब्रांडिंग ज़्यादा चाहिए थी। तो ऐसा करते हैं लोग। बट ये फंडिंग सेलिब्रेशन करना चाहिए, और ये एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो फंडिंग को मद्देनजर रख के उनका जो बिजनेस मॉडल बनाने का तरीका है आज की तारीख में, क्या ये सही है? अब तो बिजनेस मॉडल बनाने से फंडिंग का कनेक्शन तो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि ये खत्म शायद इसीलिए हुआ है बिकॉज लॉट ऑफ ऐसा इंसिडेंसेस हुए हैं जहाँ पे फंडिंग उतना विजिबल और वायबल रहा नहीं, और आज की तारीख में जो भी फंडिंग हो रहा है उतना ही सोच समझ के हो रहा है, और मेजरली वीसी फंडिंग हो रहा है। एंजल इन्वेस्टर तो ऑलमोस्ट गायब ही है। हाँ। सो व्हाट इज योर टेक इन दिस? मतलब इसका रीजन क्या है? सेलिब्रेट कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि गलत है, लेकिन उसको गलत डायरेक्शन में लेके जाना कि कॉलेज स्टूडेंट पास आउट हुआ और वो मॉडल इसलिए बना रहा है क्योंकि फंड मिलेगा। क्योंकि वो 1-2 फंड या 1-2 सीरीज 3 सीरीज अगर आप दिखावे पे ज़्यादा चल रहे हो तो ज़्यादा आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। सीरीज ए बी क्योंकि सी रिसेंट में जब कहीं हम पे भी। नेशनल डेटा जब हम एनालाइज करते हैं, सो लास्ट 3-4 ईयर्स में जो फंडिंग का जो अमाउंट था, वॉल्यूम था, वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है नेशनली, नॉट इन ए स्टेट वाइज और नॉट इन एनी सिटी पर्टिकुलरली, नेशनली ये ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है। बिकॉज ये छोटे छोटे इम्पैक्ट क्रिएट होकर ही इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं अल्टीमेटली। सो ये जो ड्रास्टिक रिडक्शन है इन टर्म्स ऑफ फंडिंग, क्या बिजनेस बन नहीं रहा है या बिजनेस जो बनने की बातें होती है वो अल्टीमेटली उस स्टेज तक पहुंच नहीं पा रहा है? बहुत सारे स्टार्टअप्स का तो मैंने ये देखा है पर्सनली कि एक तो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते, आईपीओ लेवल तक नहीं ले गए, या एबी सीरीज में जाके ख़त्म हो गए। तो थोड़ा सा ये चैलेंज तो देखने को मिले हैं। बट साथ में ही क्योंकि कोविड के टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा फंडिंग वगैरह का था, उसके पहले भी थोड़ा सा था कि पहले आइडिया बेस्ड पे आपने सुना होगा कि फंडिंग मिल गई, उसने ये आइडिया पिच किया और सामने ने फंड कर दिया। अब तो ये है कि आप बूटस्ट्रैप करके पहले दिखाओ आपके मॉडल में कितना दम है, कितना स्केलेबल है, क्या मार्केट साइज है उसका, आपकी टीम कैसी है, और आप के बिजनेस मतलब अल्टीमेटली कि कितना दम है। उसके बाद जो है ना पैसा अब देना स्टार्ट किए। भले ही अब जो है जो फंड लगता है वो किसी मतलब कम स्टार्टअप्स में लगेगा, बट वो देख के लगेगा
पहले ये था कि आईआईटी का बंदा है, उसने ये स्टार्ट किया और मिल गया फंड, तो वैसा। और एंजल इन्वेस्टमेंट का क्योंकि लोगों का खुद की कमाई होती है, तो थोड़ा सा और सोच समझ के लोग डालने लग गए कि यार पता नहीं कैसे करेगा, और थोड़ा से जो है ना, मतलब जो एक होता ना कि वो गुब्बारा फूटा है, तो इस वजह से एक डर भी हो गया है एंजल इन्वेस्टर्स को कि पता नहीं, मतलब ये तो एंजल इन्वेस्टर भी अब आइडिया पे नहीं देता है जल्दी फंड, बहुत ऐसे रेयर होता है, या आपने पहले कुछ प्रूव किया है कि ये तीसरा या चौथा आपका स्टार्टअप है, या आपने कुछ प्रूव करके किसी और चीज़ में दिखाया कि आज ओला वाला बंदा जाए नए बिजनेस आइडिया के लिए, तो भी फंडिंग मिल जाएगी, क्योंकि उसने करके दिखाया है, कंपनी बना के दिखाई है, पैसा कमा के दिखाया है, या असली ग्रोअर जाएं तो उन्हें दिखाया है करके काम, तो उनको इजीली पैसा मिल जाएगा। बट जिसने नहीं करके दिखाया है वो अब जाए या कब जाए, जब तक नहीं प्रूव करेगा तो क्यों कोई पैसा डालेगा, और बड़ा पैसा क्यों डालेगा, छोटा पैसा तो वैसे भी डाल देते हैं, तो वैसा है। आप 10-12 साल से बिजनेस लाइन पे हैं और मल्टीपल वर्टिकल्स आप देख चुके हैं, एंटरप्रेन्योर जर्नी आप देख चुके हैं। ये बिजनेस को छोड़ के और किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, लाइक योर हॉबीज़, और किसी पर्टिकुलर चीज़ में आप इंटरेस्ट है, कोई स्पोर्ट्स आप खेलते हैं? मैंने पहले बताया स्टार्टिंग में, थोड़ा साइंटिफिक चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट रहा है हमेशा से, और मैं बहुत अच्छी पेंटिंग्स करता था स्कूल टाइम तक, और मैं स्टेट रेसलिंग भी खेल चुका हूँ, ओके। एंड एथलीट रहा हूँ। तो ये कुछ हॉबीज़ में ही रहा है, इनमें कभी कैरियर बनाने का बिल्कुल नहीं रहा है, कैरियर साइंटिफिक फील्ड या फिर बाद में बिजनेस का ही रहा है। तो अभी कुछ समय दे स्विमिंग पाते हैं भी इन सब चीज़ों के लिए? इंदौर में तो थोड़ा टफ हो जाता है कि जैसे स्विमिंग है, स्विमिंग मुझे बहुत पसंद है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बट अब इंदौर में कोई नदी ही नहीं है और स्विमिंग के लिए स्विमिंग पूल्स वगैरह जाओ तो पानी आप जानते हो कितना गंदा होता है, कि सुबह कुछ क्वांटिटी होती है पानी की, शाम की कुछ होती है तो स्विमिंग भी नहीं हो पाती है। रेसलिंग का तो अब टाइम रहा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा अलग है। तो हाँ, पेंटिंग के लिए सोचते हैं बट वो भी नहीं कर पाते हैं। किस टाइप की पेंटिंग करते थे आप? थोड़ा सा नेचुरल जो व्यूज होते हैं, या किसी का स्केच बनाना है तो इस टाइप मतलब का, बट पेंसिल स्कूल स्केच, टाइम ऑयल में पेंटिंग? दोनों वाटर एंड ऑयल में, मतलब एक जो उस टाइम की हॉबी है ना, तो हॉबी में तो फिर आप कुछ भी आजमा लेते हो। बट हाँ, अच्छी थी पेंटिंग तब, अब जरूर बिल्कुल भी नहीं बची है, क्योंकि वो इतना गैप हो गया। आजकल एक ऐसा है। वर्क लाइफ बैलेंस का एक फंडा भी चलता है कि हाउ टू मेक ए राइट वर्क लाइफ बैलेंस। आपके नज़रिए में वर्क लाइफ बैलेंस होता क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम क्या होती है, कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कुछ लोग आईक्यू को वैल्यू देते हैं, कुछ लोग ईक्यू को देते हैं, कुछ लोग मतलब फिजिकल चीज़ों को देते हैं, कुछ लोग जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम लोग कुछ लोग स्पिरिचुअल को देते हैं। बट एक्चुअल में मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट पर्सन वो है जिसका ये सारी चीज़ें बैलेंस्ड होती हैं। मतलब किसी का आईक्यू बहुत अच्छा है, अमेरिका का एक स्टूडेंट का था कि वो स्टूडेंट हमेशा टॉप करता था, और एक बार होता है कि टॉप नहीं करता है, तो क्योंकि अमेरिका में गन कल्चर चलता ही है, तो गन लेके आया और उसने फैकल्टी जो भी था, टीचर था, उसको शूट कर दिया। तो आप समझिए ना कि अगर आईक्यू इतनी ही अच्छी चीज़ होती तो क्यों ऐसा करता। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो एक इमोशनल कॉन्सेंट है वो इतना अच्छा नहीं रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग थोड़ा सा जो है ना, जिनका एक सोशल और इमोशनल कॉन्सेंट बैलेंस्ड होता है, अच्छा होता है, शायद वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। आईक्यू होना चाहिए बट इतना नहीं कि सिर्फ आईक्यू को, अपने इंडिया में आईक्यू की वैल्यू बहुत ज़्यादा दी जाती है। और जैसे कभी कभी हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत थे, ठीक है, बहुत अच्छे एक्टर थे, बहुत अच्छे इंटेलिजेंट थे, बट ऐसा क्या, नहीं पता कि उन्होंने क्या किया है, बट अगर उन्होंने सुसाइड किया है तो हम ये एज्यूम करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। कि एक होता है स्पिरिचुअल, ज़्यादातर लोगों, आज के टाइम में ज़्यादातर लोगों के जो है ना स्पिरिचुअल कॉन्सेंट गायब है। कि मैं आईक्यू अच्छा है तो मुझे थोड़ा सा ईगो भी होगा कि यार मैं तो अच्छा कर लेता हूँ, मेरे से ऐसी गलती कैसे हो सकती है। ठीक है, और ये चीज़ें हैं। लेकिन अगर स्पिरिचुअलिटी में मेरी एक अच्छी कमांड है, आध्यात्मिक रूप से मैं अच्छा हूँ, तो अगर ऐसा हुआ है तो मुझे, क्योंकि ये पता होगा कि हर चीज़ मेरे हाथ में नहीं है। आध्यात्मिक एंगल से अगर आप देखोगे,
लेकिन अगर आईक्यू के एंगल से देखोगे कि नहीं यार वो तो सब कुछ जो है ना हैंडल होता है। दूसरा आप सब कुछ आईक्यू अच्छा है आपका और आप सोशल नहीं हैं तो भी काम नहीं चलने वाला है। आप इमोशनल नहीं हैं तो भी नहीं चलने वाला, क्योंकि फैमिली कैसे चलाओगे आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, आईक्यू है, आप अच्छा पैसा बना रहे हो, बट इमोशनली आप कनेक्टेड नहीं हो तो कितना भी पैसा कमा लो। मैंने एक इंटरव्यू देखा था रिसेंटली आमिर खान का, कि उनसे पूछा सामने वाले ने कि अगर मतलब आपको आप मतलब अभी कुछ चेंज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं और उसके लिए आप क्या देना चाहोगे कि जो आप चाहो। तो बोले जो वो मेरी जो फैमिली थी, अगर वो फैमिली को टाइम देने का अगर मुझे फिर से मौका मिले तो मैं अपनी स्टार्टअप पर ये पूरी लाइफ देना चाहता हूँ कि मतलब मेरा सब कुछ छीन लो और मुझे वो वापस दे दो। तो मतलब कि कोई बंदा इतना सक्सेसफुल, सुपर सक्सेसफुल बंदा ये मिस कर रहा है फैमिली टाइम को, कि उनसे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाए, अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाए। तो ये अगर बैलेंस्ड है कि मतलब ठीक है पैसा 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 मतलब सब कुछ नहीं होता या उससे सब कुछ लिया जा सकता है, बट ये बैलेंस्ड होना चाहिए। अब मैंने पैसा कमा लिया बट फिजिकल कॉन्सेंट मेरा गायब है, मैंने फिजिकली फिट नहीं हूँ, तो मैं क्या किस काम का आएगा 40 के बाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका मतलब आई क्यू एंड ई क्यू मतलब इमोशनल, एस क्यू स्पिरिचुअल एंड आपका फिजिकल, ये चारों जो है ना बैलेंस्ड होना चाहिए। और ये जो है ना स्कूल में इसकी शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि स्कूल में ना बहुत गलत हमारा एजुकेशन सिस्टम है। मैं मतलब अगर मुझे मौका मिले तो मैं एजुकेशन सिस्टम में ही हिट करना चाहूँ सबसे पहले, क्योंकि होता ये है कि बचपन में जैसे हमें स्टोरीज पढ़ाई जाती, वो एक रानी की लड़की थी, वो इतनी सुंदर थी। अब ऐसी स्टोरीज थी वो पढ़ाई जाती हैं कि वो रानी रूपवती थी, उतनी सुंदर थी, ऐसा इतने राजा मरते थे, ऐसा वगैरह वगैरह। आप सोचिए उस क्लास में एक ऐसी लड़की बैठी है जो सांवली है, जो नहीं अच्छी दिखती है, उसके अंदर क्या चल रहा होगा। वेरी ट्रू। कि यही कि यार सब कुछ होता है तो सब सुंदरता वाला ही होता है, हम तो खत्म हैं। वहीं से वो पीछे हो गया। जबकि वो बहुत मामले में बहुत अच्छी होगी वो बंदी, बहुत इंटेलिजेंट हो सकती है, सब कुछ होती है, बट वो वहां से जो है ना अपने आप को उसने अलग कर लिया। तो हमारे ना एजुकेशन सिस्टम में बहुत कुछ गलत चीजें हैं, जैसे कि हर चीज को अपोजिट दिखाना। जैसे कि आप पढ़ाया जाता है, विलोम शब्द होता है हिंदी में, कि पुरुष का विलोम क्या, तो स्त्री बताया जाता है। क्या सच में विलोम है, उल्टे हैं? नहीं है ना, पूरक है ना, एक मतलब सर्कल कंप्लीट करते हैं ना। ठीक है, दिन रात एक सर्कल कंप्लीट करते हैं ना। आप ये बोलेंगे कि ये अमीर का गरीब या बॉस का एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय नहीं होगा तो बॉस होगा क्या, या बॉस नहीं होगा तो एम्प्लॉय होगा क्या, पूरक है ना। बट वहां पे तो ऐसा हमें पढ़ा के ना वहीं से ही दिमाग में भर देते हैं कि ये एक दूसरे के दुश्मन है। अमीर मतलब हमें कितना दिखाया जाता है कि फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि अरे अमीर तो इतने मतलब होते हैं, ऐसे बुरे होते हैं, ऐसे गंदे होते हैं, खूब दिखाया गया है। और हमारा माइंडसेट भी बन गया कि जो है ना, जबकि वो बंदा कितना यूज कर रहा है अपने उस पैसे का पर्सनली और कितना सोसाइटी यूज कर रही है, वो एक अच्छा बंदा ही जानता है। वेरी ट्रू। लेकिन हमें क्योंकि वो बचपन से ऐसा हमारा माइंडसेट, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इन चीज़ों को लेके। तो इनको बैलेंस करना वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा लगता है। एजुकेशनल सिस्टम की अगर हम बात करें, इंडिया के एजुकेशनल सिस्टम में, यहाँ पे तो हम लोग बेसिकली लेबर क्रिएट करने के लिए एक एजुकेशन सिस्टम देते हैं, जहाँ पे ग्रेडेशन के तहत आपको बस एक जॉब दे दिया जाए, आपको जॉब मिल जाए, बस यही एजुकेशन का पर्पस है कि आपका एक अच्छा रैंकिंग आ जाए और आप बस कहीं लग जाए। बस बाकी एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन जो दिमाग से होता है कि सही गलत को एनालाइज करना या कौन सा चीज़ आपके लिए सही है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम में आप अपने टीचर को क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, फिर उनके ईगो में आ जाएगा। वो जो पढ़ा रहे वही सच है, वही सही है, यही मान के आप आगे बढ़ो। फिर इसीलिए कोचिंग सेंटर क्रिएट होता है, इसीलिए ये सारे अदर वेंचर्स क्रिएट हो जाते हैं जो एजुकेशनल सिस्टम को ही और बाइफर्केट करके, जितना कचरा होना था वो तो हो गया है, उसको थोड़ा सा लिपापोती करके मैनेज करने की कोशिश करते हैं। इसका एक बहुत अच्छा मतलब मेरी लाइफ में एक बहुत प्यारा इंसिडेंस रहा, इस जो बात आपने पूछी अभी। एक्चुअली इंजीनियरिंग में मैं आया था क्योंकि थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच था, मैंने बताया था कि, तो क्वेश्चन बहुत करता था और मैं थोड़ा सा मतलब
स्कूल पास आउट होने के बाद 2 साल में मतलब आईआईटी प्रोफेसर्स के बीच में टाइम निकालने को मिला था, ग्रेजुएशन ज्वाइन करने के बीच में, और बहुत अच्छे लोगों के बीच में। तो थोड़ा सा डीप में पढ़ना सीख लिया था कि क्या क्यों कैसे क्या होता है क्वेश्चन। तो जब मैं इंजीनियरिंग में आया तो 8 दिन ही हुए रहे होंगे, तो मेरी केमिस्ट्री की टीचर थी, वो ऐसे पढ़ा रही थी कुछ, तो मैंने कुछ सवाल किया कि मैम ये कैसे होता है, क्यों होता है, क्योंकि अब वो बीएससी करके आई थी, पढ़ाने लग गई थी। तो उनको उनके भी टीचर ने यही बोल दिया था कि उसका एक अच्छा लाइन थी, होता है जो होता है इसको रट लो। तो सवाल करना तो मतलब गुनाह टाइप का होता था। तो उन्होंने सवाल किया कि जब 2-3 दिन हो गए, क्योंकि कन्वर्सेशन होने लग जाती थी, तो उन्होंने बोला कि अगर अगले दिन से तुम क्वेश्चन पूछोगे ना तो मैं यहाँ से चप्पल फेंक के मारूंगी। तो मैं प्रिंसिपल के पास गया, क्योंकि सारे बच्चों ने डराया, क्योंकि सेशनल उन्हीं के हाथ में होते हैं इंजीनियरिंग में, तुम्हारा कैरियर चौपट हो जाएगा। बट अपन ने पहले से डिसाइड किया था कि जॉब तो करनी ही नहीं है, तो टेंशन थी ही नहीं जो है ना इसकी कि भाई ये नंबर कम देंगी और कल को मेरा प्लेसमेंट नहीं होगा। तो मैं प्रिंसिपल के पास पहुँचा, उनको सर क्रॉस क्वेश्चन या रनिंग टॉपिक पे क्वेश्चन करने में क्या चप्पल फेंक के आपके कॉलेज में मारे जाते हैं? तो वो डर गए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज था। उन्होंने बोला बेटा घर पे मत बताना, और मैं कहो तो मैडम को बुला के मतलब समझाऊँ यहाँ पे। तो सर मैं उनको नीचे नहीं दिखाना चाहता, बट अगर कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है बीच टॉपिक में, तो अगर मैं अब भी नहीं पूछूंगा, क्योंकि स्कूल में तो यही बोल के भेजा कि बाद में पता चलेगा, अब इंजीनियरिंग के बाद कहाँ पता चलेगा अगर यहाँ पे भी नहीं पता चला तो फिर उन्होंने अपनी गलती मानी, मैम भी बाद में उन्होंने अपनी गलती मानी और बोला कि ऐसे बच्चे होने चाहिए वगैरह वगैरह। एंड बोले मैं कभी मतलब ज़िंदगी भर इस लड़के को नहीं भूलूंगी, वैसा वैसा। बट ऐसा बहुत होता है और बच्चों के उसको दबा दिया जाता है, और ऐसा हमारे साथ होता है कि मतलब टीचर को नहीं पता। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि जो हमारे यहाँ फैकल्टी है ना, एक्चुअल में सबसे अच्छे एडुकेटेड को होना चाहिए, जबकि सबसे लो को बना दिया जाता है। बिकॉज देयर इज मतलब ज्यादातर टीचर्स आप प्राइमरी के आप देखोगे तो कम एजुकेटेड लोग हैं वहाँ पे। ये इसका एक ये भी कारण है, बिकॉज हिंदुस्तान में जो टीचर है ना उनका पे स्केल सबसे कम है कंपेयर टू एनी अदर प्रोफेशन। नहीं सर, आप एमपी का तो ठीक है, आप यूपी में जाइए, लाख लाख रुपए है, 4 घंटे 5 घंटे टीचर का, प्राइमरी टीचर का लाख लाख रुपए के ऊपर सैलरी है। फिर तो क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। अब सोचिए ना कि मतलब जितनी सैलरी यहाँ महीने में एक प्राइवेट वाले को मिलती है, वहाँ उनकी एक दिन की सैलरी होती है। अगर आप उसको कितने दिन स्कूल गया है टीचर उससे देखोगे तो एक्चुअल में सिस्टम में ही गड़बड़ है हमारे, और काफ़ी सारा उसमें गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा काम दे देती है और अच्छी क्वालिटी के लोग नहीं डालती है। आप क्योंकि मेरे मतलब फैमिली मेम्बर्स मामा लोग बाहर हैं, स्वीडन में हैं, वो बताते हैं कि वहाँ पे एक टीचर बनाने के लिए मतलब अच्छा एडुकेटेड बंदा उठाया जाता है, जिससे कि वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी दे पाए बच्चे को। बट अपने यहाँ क्या है कि बीए कर ले और बीएड कर ले और जुगाड़ से ऐसे वैसे करके और जो है ना तुम टीचर बन जाओ। अब वो क्या ही क्वेश्चन का आंसर देंगे कि, और खासकर साइंस के क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? तो थोड़ा सा मतलब सिस्टम में है गड़बड़। आज की तारीख में जो कैरियर बनाने के जो एक होड़ है कि कुछ ना कुछ बनना है और सबको फेमस होना है, और सबको सोशल मीडिया ने खा गए अलग तरीके से कि सबको दिखना है, बहुत ज़रूरी है। इसमें स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है। 24 आवर्स पीपल आर इन स्ट्रेस। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, खुद के बारे में तो उतना ध्यान नहीं है। लोग और क्या बोलेंगे जो मैटर ही नहीं करते हैं शायद उनके लिए, वो भी एक हिस्सा है, उसके बाद किसी और के लिए मैटर करेंगे वो। तो हाउ डू यू फील दैट कि ये स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें और कितना ये वाजिब है ये स्ट्रेस लेना अननेसेसरी का? इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि पहली बात तो फ़ोन इतना यूज नहीं करना चाहिए जितना यूज हो रहा है, बहुत गलत है, और फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा गलत है। एक बात बताइए, अभी मैं दिन भर मैंने क्या किया आपको नहीं पता है, और अभी की फ़ोटोज़ हमने ली अच्छी प्यारी प्यारी, मतलब अगर मैंने सोशल मीडिया में 2 अच्छी फ़ोटो दिन भर की भेजी, मतलब 24 घंटे में से ऐसे 2 मिनट मेरे अच्छे थे जब मैं हंस रहा था, और फोटो, और उसमें भी मैंने कम से कम 20 फोटो खींची है, उनमें से 2 फोटो अच्छी थी जो अच्छे देखी, ठीक है, वो मैंने डाल दी। अब आपने देखा अरे यार रघुराज की लाइफ तो बड़ी अच्छी है यार, मस्त चल रही है, और डिप्रेशन में आ गए। और ऐसा बहुत हो रहा है एक दूसरे का देख के, अरे यार वो तो यहाँ घूम रहा है, वो वहाँ घूम रहा है, जबकि वो घूमने कितने दिन में गया है, कितने टाइम था, कहाँ पे था,
ठीक है। तो ये जो स्ट्रेस लेते हैं बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। मैं तो मतलब यूथ को यही बोलूं कि यार बॉस मत देखो कि कौन क्या कर रहा है, उसका बेस्ट टाइम था वो 24 घंटे का या साल भर का या 2 महीने का, उसका वो बेस्ट टाइम था। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ उसकी भी जिंदगी ऐसी ही चल रही है, क्योंकि खाने कमाने के लिए, रोटी कमाने जब बाहर निकलता होगा तो उसे भी धक्के खाने पड़ते होंगे। तो जो है इसमें स्ट्रेस लेना नहीं बनता है, जो कि लेती है मतलब यूथ इस समय, और बहुत ज़्यादा लेती है कि चीज़ों को सोच सोच के टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। और एक चीज़ और जो मुझे लगता है कि लोग खुद को टाइम नहीं देना, मतलब देना बंद कर दिए। जैसे कि आजकल हम बोर नहीं होते, बोर होना कम हो गया है क्योंकि बोर हुए फ़ोन निकाल लिया, ठीक है। अब जब हम बोर होते थे तो क्या होते थे, अकेले बैठे होते थे तो हम हमारे थॉट्स चलते थे यार क्या करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। आजकल हम खुद से बातें ही नहीं करते हैं। वेरी ट्रू। खुद को कब टाइम दिया लास्ट टाइम, खुद को सोचने के बारे की मैं बात कर रहा हूँ। वेरी ट्रू। नहाना खाना खुद को टाइम देना अलग हो गया, मतलब इंटरनली कि हमने कभी खुद के बारे में सोचना स्टार्ट करें कि यार जो है मतलब कैसा है, क्या है, तू खुद में कैसा है, नहीं है। आजकल तो ये बोलना फैशन है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। हाँ, क्योंकि वो सोशल मीडिया में बिजी है। आपको किसी का फ़ोन, मैंने पिछले 2 महीने में फ़ोन का ट्रैकर अपनी फैमिली मेम्बर्स के बच्चों का ऑन कर करके देखा। आप बिलीव नहीं करेंगे, उनका स्क्रीन टाइम 8 घंटे से 14 घंटे था। एक दिन में 24 घंटे में 8 घंटे से 14 घंटे, और वो भी 12th के बच्चों का। कैसे करते होंगे वो? तो मैंने उनसे जब काउंट करके, यार तुम तो स्कूल भी गए हो, बोले बस जो 6 घंटे स्कूल गए हैं वही नहीं फ़ोन चलाया, नहीं बाकी उधर रात 2 बजे तक चलाया, इधर सुबह होते ही हमने फ़ोन मतलब हाथ में पकड़ लिया। क्या करते रहे, तो कोई पबजी खेल रहा है, तो कोई कुछ खेल रहा है, कोई फ्री फायर खेल रहा है। जो ज़्यादा बड़े यूथ हैं वो सोशल मीडिया में और डिफरेंट वे में इंगेज्ड हैं। तो ऐसे अब सोचिए आप 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जो सोशल मीडिया को दे रहे होंगे, तो वो खुद का फ्यूचर क्या बिल्ड कर रहे होंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी क्या है इसके पीछे, एक चीज़ और गलत है, वो यूट्यूब्स वगैरह में जो है ना कि आप ये करके लाखों कमाए वाले जो ऐड होते हैं, हाँ, एक्चुअल में सबसे ज़्यादा इसने बिगाड़ा है। आप बताइए कितने लोग ये करके, ऐसा करके, वैसा करके, इस गेम से लाखों कितने लोग कमा रहे हैं। आपको मतलब प्रैक्टिकल में कितने लोग मिले अभी तक? बिल्कुल नहीं, ठीक है। कुछ होंगे जो जिनका कुछ वायरल हो गया, वो कितने करोड़ों में से एक है। बिल्कुल। डॉली चाय वाला, अब कोई चाय बेचने लग जाए या उसकी जैसी हरकतें करने लग जाए तो कितने लोग हैं ऐसे। मेरे ख्याल से ऐसा बंदा पहला ही पॉपुलर हुआ है। या जितने भी आते हैं हर महीने कोई एक ना एक आ जाता है, तो साल में 12-15 ही लोग आते हैं ना ऐसे कि अरे यार वो तो रात रात में सेलिब्रिटी बन गए। बट 140 करोड़ जनता में बाकी के लोगों को ये नहीं समझ में आता कि भाई वो मतलब 0.0001% भी नहीं हो रहा है परसेंटेज। सबको तो ऐसे होना है। हाँ, बट वो ऐड हमें ऐसे दिखाए जाते हैं। अभी शायद गवर्नमेंट कुछ रूल्स लेके आ रही है कि ऐड लोग हर टाइप के नहीं डाल सकते, बट उसे कितना कंट्रोल कर पाएगी वो बात की बात है। तो अभी तो क्या है, कुछ भी ऐड डाल दो और लोग उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। लोगों को बहुत सारे इस चीज़ से ऐसा कमाएं, उससे से ऐसा यूट्यूब में चैनल बना लो। हर किसी का नहीं है। हम लोग अभी जो हाउ टू बिकम इन्फ्लुएंसर में यही कन्वे करना चाह रहे थे स्टूडेंट को और जो भी आए थे वहाँ पे, कि भाई हर किसी के लिए नहीं है। जो डेडिकेटेड वे में प्रॉपर कंटेंट के साथ, प्रॉपर नॉलेज के साथ कंटिन्यूसली कर सके आगे, उसके लिए है। जो ये है कि हमने आज बना लिया कुछ, फिर 1 महीने नहीं बनाया, 1.5 महीने नहीं बनाया, फिर कुछ कर लिया, मूड किया, क्या करेगा, टाइम ही खराब करेगा और कुछ नहीं करे। अभी एक मेरे फ्रेंड हैं, वो 1 साल से यूट्यूब में वीडियो डाल रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि उनमें कम से कम 10 वीडियो ऐसे थे जिसमें से 0 व्यू थे यूट्यूब में। अब बताइए, तो मैंने बोला काहे टाइम खराब कर रहे हो भाई। 0, 1, 2 ऐसे व्यूज काउंट थे उनके वीडियो में। अब सोचिए, फिर भी अभी बनाए जा रहे हैं और 1 साल से बना रहे हैं। तो या तो अगर आपको शौक है तो वे चेंज करिए, कुछ तो गड़बड़ है आपके साथ, ठीक है। आपको अगर इंटरेस्ट, आपको अच्छा लगता है कि आप फ्री टाइम में करते हो एक्स्ट्रा, खैर वो एक्स्ट्रा टाइम में ही करते थे तो इसलिए मैंने उनको ज़्यादा नहीं बोला, बट लेकिन अगर आप साल भर से देख रहे हो कि 0 व्यूज हैं, तो आप क्यों कर रहे हो कि जिसमें मतलब कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। हम तो मार्केटिंग में बोलते हैं कि अगर आप 1 रुपये डाल रहे हो, 1 रुपये 1 पैसे लेके वापस नहीं आए तो मार्केटिंग अभी के अभी बंद कर दो, कोई सेंस नहीं उस मार्केटिंग का। टाइम का भी सेम यही है कि हमारे लाइफ में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, टाइम और दूसरा इमोशंस।
लेकिन ये दोनों ही लोग भर भर के खर्च करते हैं। अब देखिए ना, इमोशंस किसी पे भी लुटा देने के लिए तैयार रहते हैं, जबकि कितना सेंसिटिव है कि Yes. आप सोचिए कि एक पता नहीं क्या चीज़ में, मतलब टेक्निकल वे में नहीं मुझे पता है, बट एक बहुत अच्छी चीज़ अभी मैंने कि अभी मैं आपके दिमाग में कोई चीज़ ऐसी क्रिएट कर दूं और यहाँ से चला जाऊं कि सर आपके बाल तो मतलब पूरे खत्म हो गए, एक एग्जाम्पल सोच, अब आप सोचने लग जाओ कि यार मेरे बाल तो खत्म, मैंने झूठ बोला, सही बोला, कैसे नहीं बोला, ये आपको पता ही नहीं है। बट सोचिए कि ये सोचने में आपका दिमाग कितने घंटे खराब करेगा। तो ऐसा बहुत सारे लोगों की लाइफ में होता है। yes. कि आप रास्ते में जा रहे हो या कहीं हो, किसी ने कुछ बोल दिया, अरे क्यों मैटर करता है यार वो आपको, या आप उसके लिए क्यों इतना टाइम दे सकते हो। तो ये प्रॉब्लम सर बहुत हो रही है आज की तारीख में। ये यूथ का एक मेजर प्रॉब्लम है कि हम दूसरों के वैलिडेशन चाहते हैं हर चीज़ में, कि दूसरा हमें कैसे देख रहे हैं या दूसरा। और एक मेजर प्रॉब्लम जो मुझे ऐसा लगता है कि हम जब अननोन लोगों से बात करते हैं तो हम वहाँ पे अपना इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं। हम इंग्लिश में बात करना पसंद ज़्यादा करते हैं या कुछ दिखाना पसंद करते हैं। वही इंसान जब खुद के माँ बाप या खुद के लोगों के साथ बात करते हैं तब उनका टोन अलग होता है। क्या ये सही मायने हैं? बिकॉज जो आपके लिए मैटर करते हैं, जो आपके लिए सुख दुख में खड़े हैं, आप उनके साथ अलग तरीके से बात करते हो और फिर बोलते हो ये तो प्यार है, तुम अपने हो, तुमसे यही बात करेंगे तो किससे बात करेंगे। जबकि जो मैटर ही नहीं करते, हम वहां पे अपना इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं, उनसे बहुत तरीके से बात करते हैं जो भूल भी जाएगा 5 मिनट बाद। तो व्हाई दिस, ये जो दिखावे वाली एक जो पैकेजिंग की जो दुनिया है, इस पैकेजिंग की दुनिया के लिए इनके लिए क्या कर सकते हैं हम? सर पता नहीं क्यों, और ऐसा मूवीज से मुझे ऐसा लगता है हुआ कि लोग थोड़ा सा मतलब इंग्लिश को इंडिया में, जबकि एक चीज़ बताइए कि जो चीज़ जैसे हम लोग एक एग्जांपल कि हमें माँ के हाथ का बना हुआ खाना क्यों पसंद होता है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि जैसे आपने फॉर एग्जांपल रोटी खाई और कंकड़ है उसमें या कुछ ऐसा है, तो मुझे लगता है आप थूकने से पहले माँ का हाथ शायद आ जाता रहा है कि अरे बेटा थूक दे, हाथ में ही थूक जो है ना वो आपसे उसको। तो हम जब फैमिली के बीच होते हैं तो हमें तो वो प्यार, वो सारी चीज़ें, और बाहर बनावटीपन का बहुत ज़्यादा चलाने का आ गया है। इम्प्रेस करना, लड़कियों को इम्प्रेस करना, लोगों को इम्प्रेस करना, कि हम जब तक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन वो है जिसमें आप आपके बेस्ट एक्सप्रेशन दे पाओ, एग्जैक्टली बेस्ट फीलिंग्स आप ट्रांसफ़र कर पाओ। अब वो किसी भी उसमें हो, आप संस्कृत में ट्रांसफ़र कर पाते हो तो संस्कृत बोल लो, yes. हिंदी में कर पाते हो हिंदी बोल लो, इंग्लिश में कर पा रहे हो तो इंग्लिश बोल लो। जैसे भी स्टार्टअप नेटवर्क इन चीज़ों में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे छोटे स्टार्टअप्स इसलिए भी ग्रो नहीं कर पाते कि उनको इवेंट्स में समझ ही नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जो स्पीकर थे वो सारे इंग्लिश में बोल के चले गए। अरे भाई सेंट्रल इंडिया है, अभी इधर तो मतलब हिंदी का ज़्यादा है ना लोगों के पास बोलने का। मुझे इस मामले में अश्नीर ग्रोवर अच्छा लगा बंदा, बोलते यार एक बार तू इंग्लिश में बोलेगा, फिर मैं दिमाग में उसको सुन के ट्रांसलेट करूंगा, फिर मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद फिर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके तुम्हें बोलूंगा। तो बोले इतनी सारी प्रोसेस क्या है, सीधा जो मदर टंग है ना उसमें बात करना। तो लोग ना, ये थोड़ा सा फिल्मों से भी हुआ और थोड़ा इम्प्रेस करने का जो ज़माना था, बट अब शायद मुझे ऐसा लगता है कि चेंज हो रहा है, जिसमें से कि हमारे कुमार विश्वास जी का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने हिंदी को एक अच्छा वो दिया कि लोग जो है ना हिंदी कविता बोलने लग गए, कविता सुनना पसंद करने लग गए। नहीं पहले तो ऐसा होता था कि एक कवि जो झोला छाप हो और गरीब हो उसी को ही लोग कवि मानते थे। yes. बट अब अमीर कवि भी होने लग गए और लोग कवि बनना पसंद करते हैं। आप इंस्टाग्राम वगैरह में देखो कितने सारे पोएट्स हैं। तो कम्युनिकेशन का वे जो है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें सामने वाला कंफर्टेबल हो ज़्यादा, तो वो चीज़ है। बाकी तो इम्प्रेस करके थोड़ी देर के लिए हो जाएगा इम्प्रेस सामने वाला, बट अगर वो आपकी बात ही नहीं समझ पाया है तो फिर क्या ही है। मैं मिला था इनसे, IIM के डायरेक्टर हैं हिमांशु रॉय। यस, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। मतलब उनकी स्पीच में जो है वो संस्कृत में भी स्पीच देंगे बीच में, जहाँ पे लगेगा कि यार संस्कृत की चीज़ें आनी चाहिए, हिंदी में होगी, इंग्लिश में होंगी, सामने वाली ऑडियंस के अकॉर्डिंग होगी। एक और मैं बहुत अच्छे व्यक्ति से मिला हूँ, आप नाम जानते होंगे, HC वर्मा। उनकी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स किताब चलती है, बहुत पॉपुलर हैं। उनसे मिला भी हूँ क्योंकि वो IIT कानपुर में ही थे मैक्सिमम टाइम। एंड उनको ऐसा बोला जाता है कि जब वो फिजिक्स पढ़ाते हैं तो सामने फिजिक्स खड़ी हो जाती है। बट वो जिस टाइम पे जो लैंग्वेज यूज करते थे
उसी में ही होते थे। मतलब अगर आपने कहीं पे बुलाया और हिंदी में, तो ऐसे हिंदी के टिपिकल शब्द उनके होंगे कि लगेगा यार ये प्रोफेसर कैसे हो सकते हैं। बट वो अगर इंग्लिश में है तो फिर इंग्लिश में। लेकिन ऐसा नहीं कि इम्प्रेशन दिखाने के लिए कि आपसे जो है ना एक छोटे तबके के लोग मिलने आए हैं और आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं। आप एक बस ड्राइवर है और आप उससे इंग्लिश में बोल रहे हो, तो गलत है ना। आप जहाँ पे आपको लगे कि यार सामने वाले से बेस्ट कम्युनिकेशन हो सकता है, तो वो तो ये तो सर होना चाहिए ऐसा। एक और मेजर प्रॉब्लम जो नज़र आता है अभी, पता नहीं आप कितने मेरे साथ सहमत होंगे, कि लोग आज के तारीख में बहुत कुछ बनना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है समहाउ कि जब आप कुछ बनना चाहते हैं, जिस तरीके की बनना चाहते हैं, कोई अमिताभ बच्चन बनना चाह रहा है, कोई शाहरुख खान बनना चाह रहा है, आपको साथ में ये भी मालूम होना चाहिए कि आप क्या नहीं बनना चाहते हो या आपको क्या नहीं बनना है। हर काम हर किसी के लिए नहीं होता है। जो आप कर सकते हैं आप उस तरीके से बनने की कोशिश करें। आप ये बनने के होड़ में अपने आप को वैसा डिज़ाइन करना शुरू कर देते हैं कि आप ये भूल जाते हैं कि आपको एक अच्छा इंसान भी बनना है साथ में। आपका कैरियर, आपका पैसा, आपका पोजीशन हमेशा आपका साथ नहीं देने वाला है, लेकिन अगर एक आप अच्छा इंसान है, वो लास्ट सांस चलने तक आपका साथ देने वाला है। 3 दिन पहले मैं एक कंपनी के डायरेक्टर से मिला था और वो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। उन्होंने ऐसे बोला अचानक से कि मेरे बेटे, मतलब बच्चे, एक बेटी एक बेटा, और मेरे ये फ्रेंड मतलब जो कलीग है, इनके बेटे जो है ना वो इसी इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में ही काम करेंगे। तो मैंने पूछा ऐसा कैसे कह सकते हो आप, आपके बच्चे तो अभी 4 साल के हैं, 5 साल के हैं। आपने बोले हाँ, जो हमने डिसाइड किया है वो वही करेंगे। मतलब आपने डिसाइड भी कर लिया कि यही करेंगे, कैसे आप डिसाइड कर सकते हो? तो बोले नहीं, वो हम उनको ऐसे ढालेंगे कि वो यही डिसाइड करेंगे। हम डिसाइड नहीं करेंगे, डिसाइड वो करेंगे, बट ढालेंगे हम उनको, दिमाग में ऐसा भरेंगे कि जो है ना वो यही डिसाइड करें आईटी के लिए। तो सोचिए ना कि उनको अच्छा लगा, ठीक है, मैंने वहाँ पे ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन नहीं किए, बट कितना गलत है अगर ये वाली। तो एक्चुअली जो ये देख रहे हैं ना आप, ये बच्चे से ज़्यादा उसके पेरेंट्स का है कि मैं अपने बच्चे को ये बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को, अरे आप उससे पूछो ना वो क्या बनना चाहता है। अच्छा हुआ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर कुछ भी नहीं लादा कि जो है मैंने बचपन में, मतलब मैंने 3री क्लास में डिसाइड कर लिया था साइंटिफिक फील्ड में जाने का। तो तब मैंने पूछा था अपनी मम्मी से कि क्या बनना चाहिए, डॉक्टर या इंजीनियर। तो उन्होंने मतलब ऐसे बोल दिया था कि जो पसंद हो वो जो है ना देख लेना। ठीक है, पापा तो जो है बिल्कुल भी पढ़े नहीं थे, तो उनने तो बस इतना कि ये अच्छे लोग हैं उनके बीच में छोड़ दिया, अब देख लेना कि क्या बनना है। तो और हम एट लास्ट जो है ना वही जो, तो एक्चुअल में उनके बच्चों के दिमाग में ये भरना नहीं चाहिए कि यार मतलब ऐसा ऐसा ऐसा। और सर आज के टाइम में ना बहुत तरीके हैं बहुत अच्छा इंसान बनने के, ठीक है, बट आपने पहले ही उसको उसको बोला ही नहीं है कि तुम्हें अच्छा इंसान बनना है। उसको तो आपने ये बोला कि ये बनना है, ऐसे बनना है, उसके जैसे बनना है, शर्मा जी के बेटे जैसे बनना है। उनने टॉप किया है, ठीक है। मेरा एक कजिन है, उनकी आईआईटी रैंक उसकी 2nd आई थी, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 2nd है। तो क्या हर कोई पाएगा क्या? इंडिया में 2 ही लोग एक पहली दूसरी में आ सकते हैं। 140 करोड़ जनता के बच्चे पता नहीं कितने करोड़ एग्जाम देते हैं और उनमें से 2 लोग ही आ सकते हैं। अब कल को जो है ना मैं अपने बच्चे को या अपने भाई को, नहीं तुझे तो 2nd रैंक ही लानी है, तो मतलब कैसे पॉसिबल है? और नहीं लाएगा तो क्या हो जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि वो सक्सेस, क्या पता वो अभी कहीं पे एम्प्लॉय बने और जो बाद वाला बंदा है वो कोई बिजनेस करके उसी को हायर कर ले। तो ऐसा मेरे साथ भी मतलब काफ़ी कुछ टाइम चला है कि अरे यार वो आईआईटी करना है, आईआईटी नहीं किया तो कुछ नहीं किया, आईआईएम नहीं किए तो कुछ नहीं किए। बट आज ऐसा लगता है कि हम जाएं यार और हायर करके लेके आएँ वहाँ के बच्चों को। अच्छा है ना, अच्छे टैलेंट को हायर कर लें। तो और होता यही है कि अच्छे टैलेंट को कोई जो है ना उनसे कम पढ़ा लिखा बंदा ही हायर कर रहा होता है। यस यस। तो सोचिए आप फिर, तो थोड़ा सा एक फ्री वो देना चाहिए। हाँ, उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो 10th 12th के आसपास आए, उसको ये समझना ज़रूरी है कि मेरे पेरेंट्स की एज क्या है, मेरे घर में कौन है कौन नहीं है, कौन सी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर मुझे जल्दी कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। अब अगर मुझे, मेरे घर में कोई नहीं है, माँ है सिर्फ फॉर एग्जाम्पल के, और मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, नहीं पता कि फ्यूचर कहाँ है कहाँ नहीं है, तो क्या सही डिसीजन है मेरा अगर मैं अपनी माँ के लिए सोचता हूँ तो?
हाँ, मेरी माँ के लिए बैकअप है, मेरे लिए भी बैकअप है, मेरे पापा कुछ ऐसा छोड़ के गए हैं या मतलब पुश्तैनी जायदाद है, तो बिल्कुल सोचना चाहिए। तो थोड़े से डिसीजंस ना हमें उस टाइम को देखते हुए लेने चाहिए, ये फिर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे आती है। बट वहाँ तक जाने के पहले पेरेंट्स को नहीं डिसाइड करके देना चाहिए कि नहीं तुझे तो यही बनना है, तो ऐसा है। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स Thank अबाउट you, sir, लाइफ एंड आपको। एवरीथिंग। मुझे मालूम नहीं आपको कैसा लगा, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस इन दिस कन्वर्सेशन, बिकॉज नहीं सर, शानदार। आपके आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लगा कि जो है अपने एक्सपीरियंस किसी के काम आए इन फ्यूचर। यस यस यस, दैट इज़ द मेजर और पर्पस एक्चुअली फॉर डूइंग दिस। नहीं सर, बहुत अच्छा वर्क है, एंड एक्चुअल में ये चीज़ें निकल के नहीं जाती हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इनकी जो क्लिप्स होती हैं, किसी के भी हैं, तो इनकी छोटी छोटी क्लिप्स जो है आप इंस्टाग्राम में, क्योंकि आजकल टाइम मतलब ऐसा वाला है कि 90 सेकेंड्स में सब कुछ चाहिए। 90 भी आपने ज़्यादा बोल दिया, शायद 30-60 में ही खत्म हो जाते। हाँ, कह सकते हैं आप। तो जो है ना, आप सोचिए कि 30 सेकेंड में या मतलब 1 मिनट में किसी को जो है ना पूरा मतलब किसी चीज़ का चाहिए, तो उसके लिए तो हमें फिर वो टुकड़ों में ही देना पड़ता है कि एक काम कर, तुम तो मतलब स्वाइप करते रहना, इसी को हम जो है ना आपको मल्टीपल उसमें दिखाएंगे। तो एक अच्छा वर्क है कि एक यूथ को पता चले कि उसको कैसे डिसीजंस लेने चाहिए, कैसे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि डिसीजंस में तो बहुत गड़बड़ हो रही है। So thank you very much for giving us your time, sir, and thank you very much for that. थैंक यू सो मच सर, आपको भी। So this was the podcast with Mr. Raghuraj Singh. I hope this podcast has given you a lot of insights about life lessons and also given you a fair idea that how you need to be a problem solver in case of any challenges coming in your ways. So thank you very much for watching the podcast, and please subscribe our channel The Spotlight Beyond Profession to have lot of updates from our end. And also you can subscribe our other channel The Spotlight Decodes, where you unfold many business models of startups and corporate worlds. So again, thank you very much for watching the podcast and signing it off.